को ये क्लोज विजन से मत पढ़ना कि मैंने पहले पढ़ी नहीं हुई है। जिन्होंने पढ़ी है ना उन्हें भी कुछ नहीं आता होता, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी ना उन्हें भी कुछ नहीं आता, ठीक है। तो डोंट वरी, एक ही बात होती है, डजेंट मैटर। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के पास क्लास में अकाउंट्स नहीं होती तो अकाउंट्स में दिक्कत आ सकती है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो हमारे सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कैन एनीबडी थिंक एंड गेस कि क्या फर्क हो जाएगा, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? सबसे पहले तो यही पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। फटाफट, क्या डिफरेंस होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स में? पहली बात तो ये बताइए, आप सबने सीए बनने के बाद बिजनेस करना है। हम सीए इसलिए करते, वैसे तो बिजनेस कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए सीए करनी जरूरी नहीं है। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो। सीए आप इसलिए कर रहे हैं, सीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, आप एज अ सीए तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपके पास कोई डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के आसपास इतनी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उन दुकानों को खोलने के लिए कोई एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सीए फर्म खोलनी है, आपको सीए की तरह जॉब करनी है, तो सीए की डिग्री की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि बिना इस प्रोफेशनल डिग्री के आप एज अ सीए साइन नहीं कर सकते, आप अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए ही आप सीए की डिग्री, जैसे कि डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री बच्चे इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं है कि वो बिना डिग्री पाए और सिर्फ गूगल और चैट जीपीटी से पूछ के किसी का इलाज नहीं कर सकते, वो रूल है इंडिया का। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बिजनेस तो ये होता है जिसमें आपको एजुकेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जब हमें कोई बिजनेस करना ही नहीं है? एक्चुअली आपके पास जो भी क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास कब, जब आप सीए बन जाएंगे, आपके सारे क्लाइंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से ही आएंगे। उन्हीं के अकाउंट्स बनाने हैं, उन्हीं के अकाउंट्स को ऑडिट करने हैं, उन्हीं के अकाउंट्स पे लॉज को फुलफिलमेंट करवानी है, कंप्लायंस कराना है। तो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने क्लाइंट को कोई एडवाइस भी नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू हैव द इकोनॉमिक्स। क्या होता है, पहले एक बिजनेस तो समझ आ गया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी मैट। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ टू टर्म्स, कंट्री एंड इकोनॉमी? क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ तो फर्क होगा, ऑल्दो आपके माइंड में इमेज तो सेम ही बनती होगी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया कंट्री, लेकिन फर्क है दोनों में। कंट्री पता है क्या होती है? जगह है, लैंड है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, लैंडस्केप है, शायद लोग भी हों। इकोनॉमी में लोग भी हैं और लोगों के साथ साथ पैसा भी है, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज और ट्रेडिंग भी है। इकोनॉमी जब वर्ड आ जाता है ना, तो वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। आपको मेरी बात समझ आ गई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इकोनॉमिक्स इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं हम, स्पेंडिंग मनी, अर्निंग मनी, सेविंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब आप ये इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे, जितने भी रूल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू कब सेव करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ना, जब प्राइस बढ़ जाता है तो बायर्स कम सामान खरीदते हैं, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। कुछ लॉज है इकोनॉमिक्स के कि चीज महंगी हो रही है तो कम खरीदो, सस्ती हो रही है तो ज्यादा खरीद लो। इन्हीं सारे लॉज को जब हम अपने रियल लाइफ बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं समरी दूं, मैंने अभी तक क्या बोला? इकोनॉमिक्स एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स दे रखे हैं रिलेटिंग टू मनी, और बिजनेस इकोनॉमिक्स वही थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स को जब हम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, उसको बोल देते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज के बाद से आप याद रखेंगे आपके सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, इसका मतलब हम रियल लाइफ बिजनेस की बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर पेपर नंबर 4। हाउ मेनी मार्क्स? पासिंग कितने चाहिए? मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में ही चाहिए, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट 400 मार्क्स का जो पेपर होगा तो 40 40 40 40 ऐसे, तो फिर 4 4 160 होगा, बट 160 नहीं, आपका एग्रीगेट कम से कम कितना बनना चाहिए? 200। प्लीज टेल मी, अगर किसी बच्चे के सारे सब्जेक्ट में 40 40 40 हैं तो हर सब्जेक्ट में तो पास है, पर वो एग्जाम में फेल हो गया बिकॉज उसका एग्रीगेट नहीं बना। तो एग्रीगेट भी बनना चाहिए। अब इस एग्रीगेट के बनने के चक्कर में आप ये समझ लो, आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मुझे हर सब्जेक्ट में 40 नहीं 50 50 चाहिए। तो अगर हर सब्जेक्ट में 50 आएंगे तो मेरा एग्रीगेट तो पक्का बन ही जाएगा। क्लियर है ये चीज? लेकिन ये 200 ऑन 400 तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। सीए फाउंडेशन के बाद कौन सा लेवल है? सीए इंटर के बाद, और इसके बाद आप सीए बन जाएंगे, राइट? जिस दिन आप सीए बनेंगे ना, आपके रिज्यूमे में आपके 10th के मार्क्स भी आएंगे,
ट्वेल्थ के मार्क्स भी आएंगे, ये नहीं आएगा 10th पास 12th पास, नहीं, मार्क्स का कॉलम होता है। कंपनी स्पेसिफिकली पूछती हैं 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, सीए फाउंडेशन के मार्क्स, सीए इंटर के मार्क्स, सीए फाइनल के मार्क्स। अब अपने माइंड में इमेजिन करो, मेरी एक कंपनी है, मैंने आप सबको बुलाया है अपने पास इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, आप सब सीए हैं, आप सभी सीए हैं, आप सभी सीए बन गए, तभी मैंने आपको बुलाया। तो अब खास बात कैसे, आपको मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूँ कि कौन बेटर है कौन कम बेटर है? ऑल्दो ये बात बुरी है, बट इसी तरह से जज करूंगी मैं आपके मार्क्स से। मेरे कहने का मतलब, हर बच्चा जो सीए इंटर में आया ना, उसके 200 और 400 तो आए ही होंगे ना, उसके बिना तो वो सीए इंटर में जा नहीं सकता। तो आपने कोई खास काम तो किया नहीं है 200 स्कोर करके। 200 तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, अगर उस बेसिक में ही रह गए ना, फिर हमारी सैलरी भी बेसिक होगी, हमारा फ्यूचर भी फिर बेसिक लेवल पे रह जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। जब बच्चा सीए सोचता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस सातवें आसमान पे होती है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए 200 मार्क्स से वो पहुंच नहीं पाओगे वहां तक, वो बेसिक पे ही पहुंच जाओगे। अपना टारगेट 200 और 400 का बनाना नहीं, वो ठीक है, इंस्टीट्यूट ने हमें बोला है, उसको तो हम अचीव कर ही लेंगे, ऐसा माइंडसेट रखना है। आपका टारगेट अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, पहला और आखिरी सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 80-90 लाना पॉसिबल है। थोड़ी बहुत मेहनत करके भी हम ले आएंगे, सारी क्लासेस अटेंड करके, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके। इन दो सब्जेक्ट्स में तो मैं इको की बात करूं तो मैं 90 प्लस लाना मुश्किल नहीं है, 100 लाना मुश्किल है, पर 90 स्कोर करना 100 में से मुश्किल नहीं है। 100 क्यों लाना मुश्किल है वो भी बता दूं। हमारी बुक में ना कुछ वो होगी लर्निंग वाली चीजें, जैसे कि ईयर्स याद करना, परसेंटेजेस याद करना, उस ईयर में क्या हुआ था। वो इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर नहीं था आपके 12th में, इंडियन इकोनॉमी, है ना, तो वो हमारा बड़ा लेंदी चैप्टर है। इस ईयर में क्या हुआ, जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.5% है, कहीं 7 पॉइंट। तो वो ना लर्निंग वाले डेटा में हम कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं कि वो लर्निंग वाला डेटा आपको याद नहीं हो। इसलिए मैं ये तो नहीं कहती कि इको में 100 ऑन 100 लाना आसान है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। 90 प्लस इको और अकाउंट्स का टारगेट बना के चलोगे तो आपका एग्रीगेट कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 280 सबके आने चाहिए क्लास में। आपको आई एम श्योर ये भी पता होगा कि अब 1-1.5 साल से सीए इंस्टीट्यूट ने वापस से AIR स्टार्ट कर दिया है, बीच में बंद कर दिया था इन्होंने। AIR इज ऑल इंडिया रैंक, टॉप 20 स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की रैंक आती है। मेरे टाइम पे 50 स्टूडेंट्स की आती थी। बाय द वे, आई क्वालिफाइड सीए इन 2011 एंड सिंस देन आई एम टीचिंग। आई क्वालिफाइड सीए, अब किस्मत कहो, मेरा हार्डवर्क कहो, कुछ भी कहो, सारे लेवल्स मैंने एक एक अटेम्प्ट पे क्लियर करे थे, और तब हमारी ऑल इंडिया रैंक्स 50 आती थी, 20 नहीं आती थी। अब इन्होंने इसको 20 पे शॉर्टलिस्ट कर दिया। अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम जिसकी रैंक आती है उनके कितने मार्क्स होते हैं, उनके मार्क्स लग गैस वैसे मैंने लिख दिया 327 ऑन 400, नॉट 370, 380, 400। आपको ये स्कोर वो लग रहा है अचीवेबल सा? 400 ऑन 400 बड़ा अनअचीवेबल सा स्कोर हो सकता है, लेकिन 300 तो बिल्कुल भी अनअचीवेबल नहीं होता। यू शुड सेट योर टारगेट फॉर 300। अब 300 का मतलब क्या है हर सब्जेक्ट में? 300 डिवाइड बाय 4, 75 ना आपको। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अकाउंट्स और इको में आप 80-90 ला सकते हो। एक्चुअली लॉ और मैथ्स में से कोई एक पेपर में थोड़े बहुत मार्क्स बच्चे के कम आते ही हैं। लॉ तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, और अगर मैथ्स का पेपर बाई चांस डिफिकल्ट आ गया एग्जाम में तो बच्चे के थोड़े से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसमें और पहले और आखिरी में अगर आप 80-90 का टारगेट बनाएंगे तो आपके 300 मार्क्स लाना आसान है। कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट, इको में 90 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा मैम? सबसे पहले मेक श्योर यू अटेंड ऑल माय क्लासेस। वैसे आई एम श्योर अब तक आपको इतनी बात पता चल गई होगी कि अगर आप कोई क्लास स्किप करते हैं तो क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ जी, बैकअप है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कैमरा है यहाँ पे, एवरी क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, इसीलिए मैंने माइक पहना है। आपकी जो भी कोई भी क्लास स्किप होती है उसकी रिकॉर्डिंग उसी शाम को आपके पोर्टल पे आ जाती है। पोर्टल इन द सेंस IGP की ऐप पे। उसका एक्सेस के लिए आप टेक्निकल टीम को बोल देना, वो आपको एक्सेस दे देंगे, आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा। आप वो मेक श्योर करो कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो वो आप रिकॉर्डिंग देख कर आए। रीजन बीइंग, आज की छुट्टी हो गई, आज का चैप्टर के टॉपिक्स उड़ गए, नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास की भी नॉलेज लग रही है, लास्ट भी गई, नेक्स्ट भी गई, बस यहाँ दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, और इसी से ही मार्क्स कम आने शुरू हो जाते हैं। उसमें टीचर की गलती नहीं होती, उसमें गलती बच्चे की होती है। और सेल्फिश हो जाओ ना क्लास में, आप मेरे लिए नहीं आए यहाँ पे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आए हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं आए हैं। दे विल, कल को फेल हो गए तो सुनाते ही हैं पेरेंट्स, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा। आप और अगर आपकी रैंक भी आती है तो क्रेडिट सिर्फ आप ही को मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
वो भी आप ही की खुशी है, सब कुछ आप ही का ही है। बी सेल्फिश, आप इधर अपने लिए बैठे हुए हैं। आपकी क्लास मिस होती है तो मेक श्योर यू वॉच रिकॉर्डिंग। एंड ये मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये मैंडेटरी है। टीचर के मुंह से जो वर्ड यहाँ निकला है, चारों सब्जेक्ट्स के टीचर, वो आपके कान तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। और मेरे पास कोई तरीका नहीं है आपको पढ़ाने का, मैं अपने दिमाग से यूएसबी कनेक्ट नहीं कर सकती आपके डेटा ट्रांसफर कर दूं, मुझे जितनी इको आती है आपको सुननी पड़ेगी मेरी बातें। और या तो क्लास में लाइव सुनो या घर जाके रिकॉर्डेड सुनना है, मस्ट है। नेक्स्ट चीज, एवरी डे आफ्टर यू गो होम हर क्लास हैज टू बी रिवाइज्ड। रट्टे नहीं मारने हैं, यू ओनली हैव टू रीड, रीड। आप जितनी बार इको रीड करेंगे आपको उतनी बार इको याद हो जाएगी। एमसीक्यूज में ऑप्शन चूज करने बहुत आसान हो जाएंगे। यू हैव टू रीड एज मेनी टाइम्स। आज आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? इको और मैथ्स। आज इको और मैथ्स पढ़ो क्लास में, शाम को घर जाके यही दोनों सब्जेक्ट्स रिवाइज करो। कल सुबह आना है अकाउंट्स और लॉ के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल वो हमने रिवाइज कर लिया होगा, कर लिया है तो बढ़िया है। आज घर जाके वो भी रात को, क्योंकि कल की क्लास है तो रिवाइज करो। अगर आप एवरी डे चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करते रहेंगे तो कोई आपको मतलब कोई हो रीजन ही नहीं हो सकता कि आपके 300 बिलो आए आउट ऑफ 400। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, खुद ही बता दो यार, तुम लोगों को इतनी समझ तो होगी। अगली और कौन सी चीज मैंडेटरी होगी जो मैम बोलेंगी? हाँ बिल्कुल सही, किसी ने कहा सेल्फ स्टडी हो गया बेटा रिविजन में। मेक श्योर आप यहाँ पे कोई भी टेस्ट स्किप, हमारा जैसे ही चैप्टर ओवर होगा उसी के कुछ दिनों बाद हमारा टेस्ट हुआ करेगा, जो कि मैं एडवांस में सफिशिएंट टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया करूंगी, लाइक एक हफ्ता पहले कि उस दिन ये टेस्ट है। उस दिन आपको चारों सब्जेक्ट्स के टेस्ट का शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पे भी मिलता रहेगा और टीचर्स भी अनाउंस करते रहेंगे। मेक श्योर यू डू नॉट स्किप एनी टेस्ट। इफ यू स्किप एनी टेस्ट एक ही रीजन होना चाहिए स्किप करने का कि यू आर नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं कि नींद नहीं खुली, मन नहीं करा, मूड नहीं करा, आज गर्मी है, ये वो नहीं। अगर आपकी बाई चांस तबीयत ठीक नहीं होती, आप टेस्ट देने नहीं आते, तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप मुझसे व्हाट्सएप पे लीजिए। अगेन आई एम सेइंग बी सेल्फिश। आप घर पे छुट्टी मारें, आपकी जिम्मेदारी है, मुझे मैसेज करें मैम क्वेश्चन पेपर भेज दो। अब आप उस दिन सॉल्व करें या अगले दिन सॉल्व करें, घर पे सॉल्व करें, लेकिन मेक श्योर कि आप दूसरे बच्चों के पैरिटी पे हैं। मैम ने टेस्ट लिया तो आपने भी टेस्ट दिया, या तो लाइव या घर पे बैठ के, बट होना चाहिए हमारी पूरी तैयारी। ये सब चीजें मैंडेटरी है। उसके अलावा अब मैं इको के पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं, इको थ्योरेटिकल पेपर है, ये ओएमआर बेस्ड। आई एम श्योर आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पेपर में। हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन आवर एग्जाम? और कितने घंटों का पेपर है इको का? नो 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 नो, 3 आवर का नहीं है। पहले दो पेपर अकाउंट्स और लॉ क्योंकि थ्योरेटिकल है तो 3-3 घंटे के हैं। मैथ्स और इको एमसीक्यू बेस्ड है तो वो 2 आवर्स का है। पहले दो पेपर है 2 to 5, आखिरी वाले दो होंगे 2 to 4 PM, मतलब 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर ईच रॉन्ग आंसर माइनस। लेट अस अज्यूम, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आए हैं तो मैक्सिमम यू कैन स्कोर 5। अब लेट अस अज्यूम आपने 3 क्वेश्चन सही करें, जो सही करोगे उसके मैं आपको कितने मार्क्स दूंगी? 1 मार्क। एक क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, आपने ए टिक कर लिया, आंसर वॉज बी, उसके मैं क्या कर दूंगी? और एक को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, 5th आंसर में कोई ऑप्शन टिक ही नहीं करा, उसके ना मैं आपको 1 दूंगी ना मैं कोई नेगेटिव मार्किंग करूंगी। बच्चे ने 3 आंसर सही करे तो कायदे से 3 आने चाहिए, बट आपको 3 मिलेंगे नहीं, आपको मिलेंगे 2.75। क्यों? बिकॉज एक आंसर आपने गलत कर दिया। अगर आप ये गलत ना करते, अनअटेम्प्टेड छोड़ देते, तो मैं आपको 3 दे देती। इसलिए हमने सोच समझ के तुक्के मारने हैं, इसलिए हमने सोच समझ के तुक्के मारने हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि कब तुक्का मारना होता है कब नहीं, जब हमारी पढ़ाई एक्चुअली में स्टार्ट होएगी। क्लियर है ये चीज़? ये आपको क्राइटेरिया समझ आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अल्टीमेटली तो एग्जाम में एमसीक्यूज आने हैं। आईसीआई ने, आईसीआई समझ गए, आपके सीए इंस्टीट्यूट ने लगभग इको के, आप ये लगा के चलिए 3000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक दे रखा है। हमारा अल्टीमेट गोल इसी को करना है। इन्हीं में से ही आप ये लगा लो 80-90 क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। लेकिन 3000 है, बच्चे करते ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सुनने में ज़्यादा लगता है और जब हम करते भी है ना तो मेहनत लगती है। पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, उतनी पेशेंस हमें है नहीं। हम हैं यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले ज़माने में, वो
फटाफट स्क्रॉल करने वाली जनरेशन है, हमारे में पेशेंस खत्म हो गई। आप में नहीं, मैं अपनी भी बात करूँ तो पेशेंस उतनी नहीं रही जितने मुझे मेरे बचपन में फील होती थी। व्हेन आई वाज यंग, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने सीए करी तो ये स्मार्टफोन नाम की बीमारी थी ही नहीं। मतलब थी लेकिन इतनी ज्यादा वो स्मार्टफोन तो नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था। शुक्र है तुम लोग को भी मतलब मेरा हैट्स ऑफ है कि इस जनरेशन में जो बच्चा सीए कर ले, नहीं तो ये इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि अगर आप यूट्यूब पे अपनी कोई पढ़ाई की वीडियो भी देखेंगे तो नीचे कब आप दूसरी वीडियो पे स्क्रॉल हो जाए पता नहीं चलता है वो। तो ये आपको एक अलग डिस्ट्रैक्शन है जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो मेरे टाइम पे अलग स्ट्रगल था, आपके टाइम पे ये है कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरे टाइम पे मेरे पास ये बेनिफिट नहीं था, देयर वाज नो क्लास रिकॉर्डिंग। क्लास आए तो आए, नहीं आए तो स्किप हो गई। तो फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ये 3000 एमसीक्यूज हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें कुछ इको आती ही नहीं है। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जितना भी एमसीक्यूज है, अल्टीमेटली आपका गोल है टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। दैट विल हेल्प यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपके इकोनॉमिक्स में यू हैव 10 चैप्टर्स। आपको जो बुक मिली है मेरी उसके इंडेक्स में आपको दिख जाएगा देयर आर 10 चैप्टर्स। इंस्टीट्यूट ने इनकी मार्किंग वैसे 100 मार्क्स है 10 चैप्टर्स, तो अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर 10 मार्क्स का होगा, ऐसा है नहीं। इंस्टीट्यूट ने मार्किंग स्कीम दी है। फर्स्ट चैप्टर है 5 मार्क्स का, फिफ्थ चैप्टर है 5 मार्क्स का, जरूर छोटे छोटे से चैप्टर्स होंगे। फोर्थ चैप्टर है 15 मार्क्स का, सिक्स चैप्टर है 15 मार्क्स का, बाकी सारे चैप्टर्स हैं 100 मार्क्स। हो गए 100 मार्क्स। समझ आ गया आपको मार्किंग स्कीम? अगर आपके पास बुक है तो प्लीज इंडेक्स में मार्किंग स्कीम लिख लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल। मार्क्स लिख लिया सबने? आगे बढ़े। कम टू पेज नंबर 119। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से पढ़ेंगे, जिनके पास है वो बुक से भी पढ़ेंगे, स्क्रीन से ही पढ़ेंगे, लेकिन बुक में तब तक कुछ नहीं लिखेंगे जब तक कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, आपका ध्यान सारा स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। आई एम श्योर आपको पता है कि जिस दिन आपका एग्जाम है, कौन से मंथ में, सितंबर में जब आपका एग्जाम होगा, क्या ये बुक साथ में ले जाना अलाउड होगा? क्या हम इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं सर मैम सर प्लीज ले जा रहे, तो आईजीपी में पढ़ाई करिए बुक ले जाना है तो अंदर क्या? मैं आपको बता दूं सेंटर के बाहर ही जहाँ गार्ड होता है ना स्कूल का, वो वहीं पे बैग रखवा लेते हैं। अंदर भी नहीं, यहाँ भी नहीं रख सकते आप बैग, क्लासरूम के बाहर भी नहीं। बहुत सख्ती होती है सीए के एग्जाम में कि बाहर भी ना हो कि बच्चा वॉशरूम से आते जाते कुछ देख ना ले। बैग्स आपसे कोसों दूर होंगे। सिर्फ एक ही चीज है जो आपके साथ जाएगी एंड दैट इज योर टॉप फ्लोर। दीज बुक्स रियली डोंट मैटर। हम बुक से पढ़ते क्यों? ताकि घर पे जाके रिविजन करनी आसान हो जाए। अल्टीमेटली वही काम आएगा जो आपके ब्रेन में फीड है। तो आप लिखा पढ़ी बाद में करेंगे, अभी सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देंगे, जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये चैप्टर 5 कितने मार्क्स का मैंने अभी आपको बताया था? 5 मार्क्स का मींस 5 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आने हैं। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक 515 सबके आने चाहिए। बिजनेस साइकिल, गेस कर सकते हो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, नो 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 नो, आपके कहने का मतलब ये है स्टार्ट रॉ मटेरियल खरीदा और उसको मैन्युफैक्चरिंग करी और फिनिश गुड्स तक ले गए। नहीं, इसको तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज नॉट बिजनेस साइकिल। क्या होगा बिजनेस साइकिल का मीनिंग? नो बेटा, नहीं नहीं बेटा, वो भी तो वही कहना चाह रहे थे। नहीं कि पैसों से रॉ मटेरियल खरीदा फिर उसको प्रोड्यूस करा बेच दिया पैसा वापस आ गया, नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिजनेस की लाइफ में जो अप डाउन आते हैं, क्या आपको ये बात समझ आई? बिजनेस साइकिल का मतलब ना, पहली बात तो अपने माइंड में ना साइकिल से राउंड मत बनाना। साइकिल डजंट मीन एनी राउंड। साइकिल का मतलब है कभी हमारा फेज में अप ट्रेंड चल रहा होगा, हमारे बिजनेस की सेल बूस्ट हो रही होगी, प्रॉफिट बूस्ट हो रहा होगा, और कभी डाउनवर्ड ट्रेंड। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड रिसेशन? रिसेशन मतलब गिरावट और एक्सपेंशन मतलब बूम। सुना है बूम पीरियड? बूम मीन्स ग्रोथ,
या एक्सपेंशन ऑल्सो मीन्स ग्रोथ। पीक का मतलब समझते हो कि हम अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं, और ये चलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ये चलता ही रहता है। इसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। मैम व्हाट इज बिजनेस साइकिल? द अपवर्ड ट्रेंड एंड द डाउनवर्ड ट्रेंड इन व्हाट? इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। आपको क्या लगता है ये जो हम बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ऐसा हुआ था कोविड में जब लॉकडाउन आया था 2020 में, कई दुकानें बंद हो गई लेकिन कईयों का बिजनेस बहुत अच्छा भी चल रहा था, जैसे कि केमिस्ट, केमिस्ट की, मेडिकल, खाने पीने की दुकानें, क्योंकि उस समय ना एक नया ट्रेंड आ गया था ना, हर कोई घर बैठा था तो हर कोई नई नई डिशेस ट्राई कर रहा था ना। तो मिल्क, अमूल ने तो अपने इंटरव्यू में बताया था कि रिकॉर्ड सेल करी है हमने मिल्क की, इतनी नहीं करी थी कभी। क्योंकि अब जैसे अब आप यहाँ आ गए ना, अब घर पे खाना नहीं बन रहा ना इस वक्त, अब इस समय थोड़ा ना हम कुछ खा पी रहे हैं। जब हम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना, हर घर में कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। खाने का बिजनेस अच्छा चल रहा था, केमिस्ट, लेकिन कुछ बंद भी हो गए थे। तो हम यही पढ़ेंगे, बिजनेस साइकिल का मतलब है कुछ बिजनेस ग्रो करते रहते हैं, उस दौरान कुछ बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, कभी कोई बिजनेस फॉल होता है, फॉल में भी कुछ बिजनेस राइज भी हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है ये फ्लक्चुएशंस आना। रिदमिक का क्या मतलब होगा? म्यूजिक में एक ही टोन रहती है, कभी हाई और कभी लो, आप समझ गए? ये रिदमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि स्मूथ नहीं होता, कभी ज्यादा हाई ट्रेंड आ जाता है, कभी ज्यादा लो आ जाता है, कभी कम हाई कभी कम लो। किस चीज में? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, इकोनॉमिक का मतलब मैंने आपको बताया था समथिंग रिलेटेड टू रुपीज। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कंट्री की जीडीपी, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, सब कुछ रिलेटेड टू मनी, शेयर प्राइजेस, प्रॉफिट्स, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है? प्रॉपर्टी के प्राइस वगैरह। क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी फर्क पड़ता है? अगर कंट्री बूम में चल रही होगी तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी? ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जब लोग के बिजनेस बूस्ट होते हैं ना, प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं, तो लोग प्रॉपर्टी ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा खरीदते हैं तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। समझ में आ गई चीज? ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। क्या मैं एक और भी चीज लिख दूं? क्या एम्प्लॉयमेंट रेट भी इससे कनेक्टेड होगा? मैम लोग का बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी, लोग की सैलरीज, डिस्पोजेबल इनकम, सब कुछ बढ़ेगा, राइट? कह रहे बिजनेस साइकिल का मतलब होता है ये फ्लक्चुएशंस जो होती हैं विच एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ, ये क्यों लिखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि हर सेकंड नहीं जज कर सकते आप, इस सेकंड नहीं जज करते हम रिसेशन है या नहीं है। रिसेशन जज करने के लिए आई नीड अ स्पैन ऑफ टाइम पीरियड कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ है जीडीपी में, तो मैं कंक्लूजन दूंगी कि रिसेशन हुआ है या एक्सपेंशन का स्टेज है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बिजनेस साइकिल। मुझे एक बात बताइए, बिजनेस साइकिल का दूसरा क्या नाम है? याद रखना ये बात, बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल। और एक चीज और, नेक्स्ट क्लास से, इको की क्लास में, मेक श्योर यू कैरी अ हाइलाइटर। मैं जो स्क्रीन पे हाईलाइट कर दूं, आप वो अपने आप, मतलब बाय डिफॉल्ट अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे, लेकिन जब मैं कहूंगी, अभी ध्यान स्क्रीन पे है। मेरी आदत है हाईलाइट वही होगा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। ये चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाइलाइटर रखना है और मेरी बुक कभी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में कोई नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ, हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं। रीजन, हमारा एमसीक्यू पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। वी नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग इन द रजिस्टर, एवरीथिंग इज देयर इन योर बुक, दिस बुक इज एवरीथिंग फॉर अस। क्लियर? मेरे साथ रीड करिए केस 1। कह रहे ड्यूरिंग 1920s यूके सॉ, यूके इज यूनाइटेड किंगडम, सॉ rapid growth in the GDP level, production levels, living standards, new technologies came, economic की growth, unprecedented rise in stock। unprecedented मतलब कह रहे जीडीपी इतनी बढ़ गई कि अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया शेयर मार्केट में। अब मुझे बताइए आपको केस 1 पढ़ के क्या समझ आया? ये डाउनवर्ड ट्रेंड का एग्जाम्पल बता रहे हैं या अपवर्ड ट्रेंड का? तो इन्होंने केस 1 में एक अपवर्ड ट्रेंड, मैं अपवर्ड ट्रेंड के आपको अभी नाम भी बता दूं, मैंने अभी एक नाम बोला भी था अगर आपने सुना हो, या और इन्हीं के एंड में क्या आ जाता है? ठीक है, केस 2 पढ़ो मेरे साथ। कह रहे चाइनाज रीसेंट स्लो डाउन, फाइनेंशियल मेहम का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ है क्या वैसे रिसेंटली चाइना में?
हुआ है। जब से कोविड आया ना, कई कंट्रीज का चाइना की तरफ बर्ताव चेंज हो गया है। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये वॉर, ह्यूमन वॉर चाइना ने स्टार्ट करी थी। मतलब वो खुलेआम हमारे मुंह पे आके हमें नहीं मार रहे थे, बट उन्होंने इनडायरेक्टली हमें मारने की कोशिश करी गई थी कि एक से एक बीमारी फैल के ये सब मर जाएंगे। क्या इंडिया ने भी चाइना से थोड़ा सा मुख मोड़ा है? 2020 में ही मेक इन इंडिया की स्कीम्स इतनी ज्यादा प्रमोट करी गई थी, और आज भी ऐसा है। इंडिया में इतनी फैक्ट्री सेटअप हो गई, हम चाइना से पहले फिनिश गुड्स खरीदते थे, अब हम उनसे सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी कि फिनिश गुड्स खरीदते नहीं है, खरीदते हैं, लेकिन अब हमने काफी बिजनेसेस स्विच कर दिए हैं कि हम उनसे सिर्फ अब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। कह रहे चाइना में भी रिसेंटली एक स्लो डाउन आया है, फाइनेंशियल मेहम आया है, पैनिक अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड हो गया इसकी वजह से। दुनिया को क्या प्रॉब्लम है चाइना में आ रहा है तो लो डाउन? क्योंकि भैया हमें चाइना से रॉ मटेरियल तो चाहिए, आज भी कुछ चीजों के लिए तो हम बिल्कुल ही चाइना पे डिपेंडेंट। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर तो हमारी फैक्ट्रीज भी किसी काम की नहीं है, तो कुछ चीजें तो हमें उनसे चाहिए। एंड डू यू रिमेम्बर 1991 में एलपीजी आई थी? व्हाट वाज जी? व्हाट वाज ग्लोबलाइजेशन? मैम ग्लोबलाइजेशन से पहले ना हम एक आइसोलेशन में ऑपरेट करते थे, हम चार दीवारों में ऑपरेट करते थे। कौन? हम चार दीवारों में, हमें मतलब नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन 1991 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी सबके लिए खोल दी है। अब इतना ज्यादा ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। इनफैक्ट कई लोगों का बिजनेस ही सिर्फ यही है, फैक्ट्री में बनाते हैं बाहर बेचते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं बाहर बेचते हैं। अगर वो हमसे खरीदेंगे नहीं तो हमारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, हमारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो बेसिकली अब हम बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट है। तो अगर वहां स्लो डाउन आता है तो हमें भी डर लगता है कि यार अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर हमारा सामान बिकेगा नहीं। आपको क्या लगता है केस टू किस चीज का एग्जाम्पल है? डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए और क्या नाम लिखूं मैंने? कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रिसेशन। पीक का मतलब आप समझ पा रहे थे? पीक होता है हाईएस्ट। अब मैं आपको बॉटम पॉइंट भी बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स में बॉटम पॉइंट को बोलते हैं ट्रोफ। ठीक है, अभी हम एक दो पेज बाद पढ़ेंगे, पर अब आपको मैंने आपको वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया। ट्रोफ होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब जीडीपी सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर चल रही है ना तो उसको हम बोलते हैं ट्रोफ। ठीक है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। कह रहे एस्केलेटिंग रिस्क हो गया था प्रोलॉन्ग स्लम्प। एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीजिंग, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म, स्लम्प मतलब कह रहे ऐसा डर आने लग गया था हमें कि लॉन्ग रन तक डाउनफॉल ही कंटिन्यू रहेगा। पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन के हो जाएंगे। ये आज के डेट में जो वॉर चल रही है क्यों चल रही है? बर्दाश्त नहीं है ना एक कंट्री को कि दूसरी कंट्री के पास इतना ऑयल कैसे है और इतना पैसा कैसे है, इसीलिए तो मारपीट चलती है। तो अगर कोई कंट्री ज्यादा अमीर हो जाएगी और दूसरी कंट्री को आप बिजनेस नहीं करने दोगे तो पॉलिटिकली लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और दूसरी कंट्रीज, किसी किसी कंट्री को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? क्या आपको पहले दो एग्जाम्पल समझ में आ गए? आपके एग्जाम में केस 1 लिखा हुआ आ सकता है कि यूके को 1920s में ऐसे ऐसे अपवर्ड ट्रेंड फेस करना पड़ा था, तो स्टेज का नाम क्या है? तो आप बोलोगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन या बूम या पीक। और अगर आपके एग्जाम में आता है कि चाइना ने ऐसे स्लम्प फेस करा, स्लम्प मीन्स डाउनफॉल, तो अगर आपके एग्जाम में ये आएगा तो आप समझ जाना कि वो किस चीज का एग्जाम्पल बता रहे हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड विच मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन या ट्रोफ। क्लियर आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स? मैंने अभी तक आपको दो एग्जाम्पल्स बताए, एक अपवर्ड ट्रेंड के, एक डाउनवर्ड ट्रेंड का, और मैंने आपको बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन पढ़ाई है। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, जरा वो भी पढ़ते हैं। कह रहे पीरियोडिक बूम एंड स्लम्प। बूम मीन्स, स्लम्प मीन्स डाउन। वे पीरियोडिक का मतलब हर हर कुछ कुछ पीरियड बाद। कह रहे कभी अपवर्ड ट्रेंड आता रहता है, कभी डाउनवर्ड ट्रेंड आता रहता है। किस में? इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिनके मैंने एग्जांपल्स बता दिया आपको ऑलरेडी। क्या आपको बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन समझ आ गई? एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है। बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज, और ऑप्शन में यही वर्ड्स होंगे, रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या हमें डेफिनेशन लर्न करनी है? डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है। एग्जाम में तो डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई होगी, हमें तो सिर्फ चूज करना होगा। अब मेरे को मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। बिजनेस साइकिल मीन्स द अपवर्ड ट्रेंड इन द बिजनेस। ट्रू। फॉल्स। वाई? बिकॉज अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। बिजनेस साइकिल मीन्स ग्रोथ इन द जीडीपी ओनली। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे अजीब अजीब से ऑप्शंस होंगे, आपको समझ आ जाएगा कि उनमें क्या कमियां हैं कि वो बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन नहीं होंगी। अब मैंने जो कुछ स्क्रीन पे लिखा है आप उसको अपनी बुक, जिनके पास बुक है नोट डाउन कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है नेक्स्ट क्लास में जब बुक मिल जाएगी तो दूसरे बच्चों की बुक लेके जो कुछ मैंने लिखवाया होगा उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। क्लियर है?
लास्ट रो तक विजिबल है बेटा? मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताना। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय से, राइट? लॉन्ग रन समझ, ऐसे बोलते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है उसको। प्रोलॉन्ग्ड स्लम मतलब डाउनफॉल चल रहा है और वो भी काफी लंबे समय से। इको के पेपर में इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट डजंट मीन कि आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाए। इंग्लिश वही जो आपकी बुक में दे रखी है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं जो मुझसे स्किप हो गई। आपको आईसीआई के इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मिला होगा, मॉड्यूल स्टडी मटेरियल मिल गया? नहीं मिला? मिल गया, बढ़िया है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आ जाएगा बाय, वो ही आता है बाय पोस्ट ही घर पर आता है। मेरी बात सुनना ध्यान से। 12th में, 11th 12th में तुम लोगों ने अकाउंट्स कौन सी बुक से पढ़ी थी? टीएस गरेवाल से ही पढ़ते हैं बच्चे, या वीके गोयल पढ़ लेते हैं? हम प्राइवेट ऑथर से पढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी की बुक से अकाउंट्स नहीं पढ़ते, हम सीबीएसई की बुक से अकाउंट्स नहीं पढ़ते, जबकि एग्जाम हमने सीबीएसई का देना है, राइट? 11th 12th में ना चलता है, टीएस गरेवाल से ही क्वेश्चन आते हैं। हम एनसीईआरटी के अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ते, वो मैगजीन टाइप है उनकी अकाउंट्स की बुक, क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज दे रखी है जो हमारे किसी काम की नहीं है। वी नीड क्वेश्चंस, तो हम प्राइवेट ऑथर की तरफ चलते हैं। नाउ अब 12th गई, बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की, लाइक अ सीए। सीए इंस्टीट्यूट अपनी बुक्स की बहुत वैल्यू करता है। एक भी क्वेश्चन आपकी बुक के बाहर का नहीं आएगा। आपका जो सीए का मॉड्यूल है ना, उसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अपनी बुक उसी मॉड्यूल को ही रीफ्रेम करके, मतलब अगर आप घर जाके देखेंगे ये सब चीजें आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएंगी, लेकिन बस मैंने थोड़ी बुलेट में डाल दिया है, थोड़ी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर दिया, उन्होंने एक बड़ा सा पैराग्राफ बना रखा है, मैंने उसको सिर्फ थोड़ा छांट दिया, फिल्टर कर दिया, पढ़ने लायक बना दिया। लाइक नीचे टॉपिक आपको दिख रहा होगा फीचर्स, तो मैंने उसको थोड़ा सा बस स्मूथ कर देती हूँ कि बच्चे को पढ़ने में आसान हो जाए। मेरी बुक भी पूरी 100% मॉड्यूल से ही बनी हुई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल किस लिए पढ़नी है वो सुन लेना। मॉड्यूल आपको पढ़ना है आपको ये आपकी बुक के मॉड्यूल का बिजनेस साइकिल ही है। आपको इसमें कहीं पर बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन दिख रही है जो मैंने पढ़ाई है? यही पढ़ाई थी ना मैंने। अब बुक से पढ़ेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी, बस मैंने उसको थोड़ा सा इंप्रूव करा है। समझ में आ गया? बनी मेरी बुक आपके मॉड्यूल से। हमारे स्टडी मटेरियल में ना हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में समरी दे रखी है। समरी वर्ड तो हो सकता है हम ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, बट समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इको के सब्जेक्ट। हर चैप्टर के एंड में क्या दे रखी है? समरी, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर ओवर होने के। वेरी इंपॉर्टेंट है, समरी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समरी को आप समरी मत समझो, समरी को आप समझो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। क्लियर है? समरी से क्वेश्चंस, मॉड्यूल से दो चीजें करनी है आपको, एक समरी और दूसरा समरी के बाद गिवन एमसीक्यूज। आते हैं यहां से क्वेश्चंस। 100 में से आप ये लगाओ 10-15 क्वेश्चंस, मे बी 20 किस्मत अच्छी हुई तो सेम क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। ऑप्शन नहीं रटने हैं, ऑप्शन अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम आएगा। कई बार बच्चे रट लेते हैं, मैंने टेस्ट में कोई क्वेश्चन देती हूँ, मैम बुक में तो इस क्वेश्चन का आंसर बी था, आप सी क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। रटना नहीं है हमें, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन अगर बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन से है, इसका मतलब बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में
आ सकता है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? ए क्यों नहीं है? मैम सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं होती, बिजनेस साइकिल में हर चीज चेंज होती है या सिर्फ प्रोडक्शन लेवल? बी छोड़ दो, अभी सी। क्या बिजनेस साइकिल का मतलब सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड होता है? नहीं। डी, क्या बिजनेस साइकिल का मतलब सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना होता है? बिजनेस साइकिल का मतलब होता है हर चीज में फ्लक्चुएटिंग, मतलब बढ़ता गिरता। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग। इसलिए आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन। अभी आपने देखा जब कुछ बच्चों ने मुझे एकदम से कह दिया मैम बी ऑप्शन है, पर एमसीक्यूज करने का ये तरीका भी गलत है कि हम सीधा बी पे ध्यान दें। एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा या चार? आपको पता है एग्जाम में ना चार ऑप्शन सही लगते हैं फिर कई बार। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बी सही है क्यों है पता होना चाहिए, एक गलत है क्यों है ये भी पता होना चाहिए, सी डी गलत है तो क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो फिर चारों ऑप्शन अच्छे लगते हैं, तब बच्चा जज नहीं कर पाता कि कौन सा सही, क्योंकि ना एक वो जो नेगेटिव मार्किंग की जो धार जो तलवार सर पे चढ़ी होती है ना, वो बड़ा डर लगता है कि मुझसे गलती से भी गलती ना हो जाए यार। एग्जाम में आप जो भी एमसीक्यूज करेंगे, इको में स्पेशली, रॉन्ग ऑप्शंस को भी स्टडी करना है कि वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एग्जाम में जब ये आएगा ना तो अच्छा लगेगा, एग्जाम में तो ये अच्छा लगेगा कि यार लग तो ये भी सही रहा है, लेकिन अभी पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, पता चल जाएगा कि ये गलत क्यों है। आपको मॉड्यूल से कौन सी दो चीजें करनी है चैप्टर के बाद की गिवन, और बट आई एम श्योर आप ये बात समझते हैं ना, हम एमसीक्यूज आज कर सकते हैं ना समरी, ये दोनों चीजें पॉसिबल है चैप्टर के। ठीक है, लिख लिया ये सब? ये नहीं लिखा है गैस, लिख लिया एग्रीगेट। मैंने ना यहाँ पे ये स्टार मार्क करा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये स्टार मार्क यहाँ करा कि उसके एग्जांपल्स ये हैं, जीडीपी। कोई अटेम्प्ट नहीं होता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, टॉपिक इज फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, बड़े आगे लिख लिया ऊपर का सारा। मैम ऐसे कैसे आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि पेपर में जरूर आएगा? बेटा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? टॉपिक ही 5 है। एंड इंस्टीट्यूट इतनी क्लेवरली पेपर बनाता है कि किसी बच्चे ने अगर एक भी टॉपिक छोड़ा तो उसको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ना आता हो। 12th में होता था एडमिशन और रिटायरमेंट में ना चॉइस आएगी, कोई एक कर लो, है ना। इस समय ऐसा कुछ नहीं होगा सीए में, सीए में हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से, दे डोंट स्किप एनी टॉपिक, बड़ा क्लेवरली और स्ट्रैटेजिकली पेपर बनाया जाता है। तो अगर मैंने लिखा ना 1 क्वेश्चन कंफर्म, तो ये मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्वेश्चन पेपर्स देख देख के कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, साइड बाय साइड कोई कुछ नहीं लिखेगा, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे पहला फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल मुझे आप बता दीजिए, दे अकर पीरियोडिकली, मतलब हर कुछ कुछ समय बाद। प्लीज टेल मी, क्या यहाँ पे समय मेंशन्ड है? 4 मंथ, 6 मंथ, 7, कुछ भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट अगर आज बढ़ रही है तो कल भी बढ़ेगी? इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कह रहे हैं एंड दे डिफर इन ड्यूरेशन ऑल्सो इंटेंसिटी। ड्यूरेशन मतलब ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंशन 2 साल का आया हो और रिसेशन सिर्फ 6 महीने का आया हो, या फिक्स्ड होना चाहिए? क्या बिजनेस साइकिल ऐसी होती है स्मूथ? नहीं, कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंशन +20% हुई है और डाउनफॉल सिर्फ -2% हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। ना इनका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, ना इसकी इंटेंसिटी फिक्स्ड है। सेकेंड स्टेज, सेकेंड पॉइंट, हर बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं। क्या नाम दे रखा है? पीक। क्या मैंने आपको कुछ कुछ बताया इनके बारे में? पीक क्या होता है? एक्सपेंशन का लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन का लास्ट। पीक के बाद पक्का डाउनफॉल होगी, कॉन्ट्रैक्शन डाउनफॉल होता है, और ट्रोफ होता है बॉटम पॉइंट। ट्रोफ के बाद पक्का अपवर्ड ट्रेंड होगा। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, एक एक साइकिल के 4 फेज होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रोफ। उसके बाद वापस से दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी फेजेस आर देयर? इसका क्या मतलब है? दीज फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस।
कह रहे जरूरी नहीं है कि ये स्मूथ हो, कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, इनको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट का मीनिंग बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। दे ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या आपको अपनी 11th-12th की नॉलेज के अकॉर्डिंग याद है व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? हाँ यार, इसका कोई और नाम याद है? नो बेटा, नॉट मिक्स्ड। ये कौन सी मार्केट होती है? तीन तरह की इकोनॉमी होती है, सी, एस और एम। मिक्स्ड आपने बता, हाँ एग्जैक्टली। फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ याद है क्या थी? क्या? जहां पे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। फ्री मार्केट का मतलब यही है, प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू डू एनी बिजनेस। कौन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही। इंडिया भी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, ऑल्दो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। गवर्नमेंट ने एक दो सेक्टर में कंट्रोल कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं इंडियन रेलवेज नहीं स्टार्ट कर सकते। प्लीज टेल मी, अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि वो एक रेलवे नेटवर्क स्टार्ट कर दे इंडिया में? अंबानी जी के पास बहुत पैसा है कि वो रेलवे भी स्टार्ट कर दे, लेकिन उनको करने नहीं देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मोनोपोली अपने पास रखी हुई है। रेलवेज हम चलाएंगे, एटॉमिक एनर्जी का काम हम करेंगे, नेशनल डिफेंस मतलब बॉर्डर पे जो हमारी आर्मी है वो प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन करी है, बाकी सबके लिए वी आर फ्री टू डू एनी बिजनेस। अब मुझे इस पॉइंट का मतलब बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशंस अक्सर वहीं आती हैं जहां प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, 2020 में कई लोगों की जॉब चली गई, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? ये जो भी फ्लक्चुएशंस के जिम्मेदार होते हैं ना, ये प्राइवेट सेक्टर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ज्यादा रिएक्ट करता, गवर्नमेंट नहीं एकदम से ग्रोथ करता या एकदम से डाउन ट्रेंड करता। ये सबके जिम्मेदार कौन सा सेक्टर होता है? प्राइवेट सेक्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दे आर परवेसिव? यूनिवर्सल कहो या फॉरएवर कहो या एवरीवेयर कहो, मतलब ये बिजनेस साइकिल हर किसी बिजनेस में चलती रहती है। एवरीबॉडी, कोई भी इससे बच के नहीं रह सकता, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। फोर्थ पॉइंट, डिस्टर्बेंस इन वन सेक्टर गेट्स ट्रांसमिटेड टू, इसके लिए वर्ड ये भी बोल सकते हैं ना, कंटेजियस। कोविड एक कंटेजियस बीमारी थी, एक से दूसरे में फैलती थी। कह रहे हैं एक सेक्टर में कितने सेक्टर्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कह रहे हैं एक सेक्टर में ग्रोथ आए उससे दूसरे सेक्टर को भी बूम मिलता है। मतलब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, लोगों की फैक्ट्रीज ग्रो करेंगी, तो वो लोग फार्मर से रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीदेंगे, शायद सर्विस सेक्टर में जाके बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ज्यादा लेंगे। कह रहे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से अफेक्ट होता है। आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से दो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं? डू यू रिमेंबर देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी? 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन से दो सेक्टर्स होते हैं? फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। क्या कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? विच कैन बी यूज्ड, प्लीज टेल मी, ड्यूरेबल के ऑपोजिट? नॉन ड्यूरेबल, सिंगल यूज, फ्रूट, वेजिटेबल। मुझे एक बात बताइए, कोविड में आप और मैंने नॉन ड्यूरेबल कुछ खरीदने बंद कर दिए थे, या वो तो हमें चाहिए ही चाहिए? कौन से नहीं खरीद रहे थे? ड्यूरेबल गुड्स। वी वर नॉट गोइंग आउट टू बाय गाड़ी, सोफा, बेड, कपड़े, क्योंकि वो तो हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अफेक्ट ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होता है, क्योंकि जब रिसेशन आता है हम इनको खरीदना बिल्कुल ही बंद, और जब बूम आता है ना, जब आपकी सैलरीज बढ़ेंगी तो हम इन्हीं चीजों की तरफ भागते हैं। वी वॉन्ट बेटर क्लोथ्स, वी वॉन्ट अ बेटर हाउस, वी वॉन्ट अ बेटर कार, वी वॉन्ट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आ गया? ये सेक्टर बिल्कुल ही बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। फर्म्स की भी बात करें, कैपिटल गुड्स, प्लीज टेल मी, कोविड वाले टाइम में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, फर्म्स थी, उन्होंने नई नई मशीनरी खरीदनी स्टार्ट कर दी थी। रॉ मटेरियल हो सकता है फिर भी खरीद रहे हो, कि जो सेटअप है ना उसी सेटअप में काम करेंगे, नया एक्सपेंशन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मशीनरी की दुकानें तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, नो मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बीइंग सोल्ड एट दैट टाइम। लेकिन रॉ मटेरियल तो हो सकता है उन्हें भी चाहिए, मिल्क, ब्रेड, थोड़ा बहुत चीजें तो चल रही होंगी, लेकिन बड़े बड़े सेटअप्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, कई लोगों ने अपने बिजनेस सेल ऑफ कर दिए। जिन लोगों ने उन सालों में जिम खोले थे ना, उन्होंने अपने जिम बेच दिए, मशीनें बेच दी, क्योंकि जिम तो आना अलाउड नहीं था ना, कि जिम चल नहीं सकता था, अलाउड नहीं था, तो कई लोगों ने अपना मशीनरी खरीदी नहीं, बल्कि मशीनरीज
बेच दी। कह रहे ये 2 सेक्टर्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड? डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब ये दूसरे सेक्टर्स से थोड़े ज्यादा अफेक्ट होते हैं, दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े, क्योंकि आप और मैं सिंगल यूज गुड्स खरीदने तो आएंगे ही आएंगे, इन गुड्स को खरीदना हम एकदम से बंद कर दें। मुझे एक बात बताइए, कल को आपकी सैलरी इनकम कमाने लग जाते हो, 1 करोड़ रुपए साल के कमाने लग जाते हो, तो क्या आप फ्रूट और वेजिटेबल 1 करोड़ के खरीदना शुरू कर दोगे? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम बढ़ाएंगे नहीं, हम किन गुड्स की तरफ भागेंगे? ड्यूरेबल गुड्स। क्या मुझे गाड़ी 1 नहीं 2 नहीं 4 चाहिए, अब मुझे सामान ज्यादा चाहिए, आप समझ गए? जब बूम आता है तो भी इन इंडस्ट्रीज में बूम आता है, और जब डाउन ट्रेंड आता है तो इन इंडस्ट्रीज में डाउन ट्रेंड भी काफी ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। 2 सेक्टर्स के नाम याद रखना है, और अगर मैम ने येलो से हाईलाइट करा इट मींस इट इज अ पास्ट सीए एग्जाम क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 5th पॉइंट का मीनिंग बताओ। नहीं नहीं, अब यहाँ पे ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल की बात मत करो। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? इट इज लाइक अ, जिसके साथ जिसके बिना हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बिना रह सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड मतलब समझ गए, जो फैक्ट्री में बनते हैं, चिप्स वगैरह के बिना हम रह पाएंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर गुड्स फ्रूट और वेजिटेबल के बिना रह, कह रहे कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा अफेक्ट होता है। 6th पॉइंट यहाँ पे दे क्या है, किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं? कह रहे business cycles are very complex, they do not have any fixed characteristics, it is very difficult to make their accurate prediction। मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट का चार्ट पढ़ के, हैं कई बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हैं इंडिया में जो चार्ट पढ़ लेते हैं, आपको क्या लगता है क्या वो भी 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या उनकी प्रिडिक्शन भी फेल हो जाती है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड प्रिडिक्ट कि कल क्या होगा। 7th पॉइंट, दे आर कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनली कंटेजियस? एक कंट्री से वॉर वहां हो रही है, शेयर मार्केट हमारी गिरी पड़ी है, प्रॉब्लम वहां हो रही है, उसकी उनकी शेयर मार्केट गिरती है, हमारी भी गिर जाती है, उनकी उठती है, हमारी भी उठ जाती है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड इंटरनेशनली ऑल्सो। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है जो हमें जरूर याद रखना है। कह रहे 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था। आपको सुन के क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ गई थी या गिरी थी? कह रहे ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में और ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, बट दुनिया की सारी कंट्रीज इसकी वजह से अफेक्ट हुई थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ग्लोबल जीडीपी फेल बाय, प्लीज टेल मी व्हाट इज जीडीपी? व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यूनिट्स में होता है, रुपीज में होता है? नो नो नो, जीडीपी इज इन रुपीज। कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं? कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज? इमेजिन करो हमारे घर में, आपके घर में जो भी अर्नर है, मेरे घर की मैं बात करूं, जैसे अब मैं अर्नर हूं कि भैया मैं गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती, मैं सर्विसेज देती हूँ। मैं गुड्स नहीं प्रोवाइड करती, मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ? सर्विसेज, राइट? टीचिंग इज अ सर्विस, ठीक है? और मैं पैसे कमाती हूँ। अब लेट अस अज्यूम मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं। अब 1 लाख रुपए, आप खुद सोचो, मैं क्या चाहूंगी, हर साल ये इनकम बढ़े या कम होती जाए? अगर आप ये सोचो इस साल 1 लाख है और अगले साल अगर 15% गिर जाएगी तो क्या हाल हो जाएगा? क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हमारी इनकम के अकॉर्डिंग सेट हो चुका होता है, हमारे खर्चे सेट हो चुके होते हैं, तो मेरे को इनकम बढ़ानी है, मेरे को इनकम कम नहीं करनी। आप ये सोचो पूरी दुनिया की जीडीपी लेवल गिर गया था, मतलब पूरी दुनिया में अगर पहले 1 लाख रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, अब सिर्फ 85,000। मैं वैसे आपको बता दूं, हर बार जीडीपी बढ़ती है 5%, 10%। आई एम श्योर आप भी चाहोगे कि आपकी सैलरी 10% हर साल बढ़ जाए। 10 तो मैंने सबसे ही बेसिक बोला है। लोग तो जॉब चेंज कर देते हैं क्योंकि उन्हें 30% हाइक मिल रहा होता है, तो जॉब चेंज करें। वी वॉन्ट राइज इन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है ये चीज? लास्ट पॉइंट, क्या बिजनेस साइकिल से हमारे घर बार हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है? बूम आएगा तो हमारे घर अच्छे चलेंगे। हमें बेसिकली पता क्या चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन, पैसा अच्छा चलेगा। और जब डाउनवर्ड ट्रेंड आएंगे तो ये सारी चीजें, लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हो सकता है बीमारी से मर जाए क्योंकि उनके पास एडिक्वेट पैसा नहीं होगा अपना इलाज कराने का, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो फिर भी सफर करेंगे। क्या आपको सारे फीचर समझ आ गए? आपके एग्जाम में इन सारे फीचर्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इनफैक्ट कई बार तो ये क्वेश्चन आता है, चूज द फीचर विच इज इनकरेक्ट। तो 3 करेक्ट फीचर्स दे रखे होंगे, एक इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पता है कई बार ऐसे देते हैं, एवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑफ 4 months। तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड
दे शो रेगुलरिटी, नो दे शो इरेगुलरिटी। जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर स्मूथ के साथ बढ़े या कम हो, ऐसी चीजें वो पूछते हैं। बिजनेस साइकिल और ओनली नेशनल, वो सिर्फ एक इंडिया हमारी कंट्री में ही होते हैं या इंटरनेशनल होते हैं? एवरी कंट्री ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड विद ईच अदर। आपको सारे फीचर समझ आ गए? किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए, और जो कुछ मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी का ऑपोजिट होता है गवर्नमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी का ऑपोजिट होता है गवर्नमेंट। फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट की वजह से नहीं आती। गवर्नमेंट से तो पता है हम क्या उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी लाओ ना, प्राइस को, ये प्राइस बढ़ाता कौन है? इन्फ्लेशन जो होती है गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस नहीं बढ़ती इतनी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कॉस्ट नहीं बढ़ती है, कौन बढ़ाते हैं? प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, इसका जिम्मेदार प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है। जब गवर्नमेंट को लगता है ना कि यार प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत पैसा आ गया, ज्यादा ही इन्फ्लेशन हो रही है, तो टैक्सेस लगा देती है उनपे कि वो वापस नीचे आ जाए। मतलब गवर्नमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन नहीं होती, फ्लक्चुएशन होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इन्हीं की वजह से ज्यादा चेंजेस होते हैं। इनको टाइम नहीं लगता बिजनेस बंद करने में, तो डाउनवर्ड ट्रेंड भी इन्हीं की वजह से आता है। गवर्नमेंट अपना बिजनेस बंद नहीं करती। गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू इनस्टेबिलिटी। कौन सी दो इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं? कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये इतने ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि शायद इनका शटडाउन भी हो जाए बिजनेस में। अगर रिसेशन हो तो ये शटडाउन भी हो जाए। और ये इतने ज्यादा अफेक्ट होते हैं कि अगर एक्सपेंशन का स्टेज होता है तो एवरीबडी वांट्स टू ओपन दीज बिजनेसेस, क्योंकि अब इनके चलने के चांसेस और इनमें प्रॉफिट के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? वैसे मैं आपको बता दूं, आपके इकोनॉमिक्स में बच्चों कहाँ एक और जगह मात खाते हैं, इकोनॉमिक्स में ऐसे वो नहीं, वर्ड्स ये नहीं आएंगे विच सेक्टर्स आर मोर अफेक्टेड, वर्ड यही आएगा विच सेक्टर्स आर डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब बाकी रेशियो, बाकी 1-1% अफेक्ट हो रहा है, ये 10% अफेक्ट होते हैं। मतलब ये दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको पेन से जो कुछ लिखवा रही हूँ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रही हूँ। एग्जाम में इजी वर्ड्स नहीं आएंगे, एग्जाम में वही वर्ड आएंगे जो बुक में प्रिंटेड है। समझ में आ गया? तो और वो है नहीं ना थ्योरी एग्जाम की हम अपने वर्ड्स में जो चाहे लिख सकते हैं। पेपर में डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है प्रदीप, हो गया ठीक? हो गया ठीक? बढ़े आगे। डन। आपके एग्जाम में और ये भी लिख लेना, अब आप इसको 1 क्वेश्चन कंफर्म लिखो, 5 स्टार डालो, इंपॉर्टेंट लिखो, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। बढ़े आगे। डन। ऑल राइट। प्लीज टेल मी हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन अ बिजनेस साइकिल। जरा इनके नाम पढ़ते हैं। एक्सपेंशन, जिसको कह रहे हैं बूम भी बोलते हैं, अपस्विंग भी बोलते हैं। पीक, पीक को भी बूम लिखा हुआ है। देखो प्लीज मुझसे ये मत पूछना मैम अगर एग्जाम में आ गया कि बूम किसका दूसरा नाम है, बेटा इंस्टीट्यूट बहुत स्मार्टली पेपर बनाता है, कोई भी क्वेश्चन के डबल ऑप्शन आंसर नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि बूम किसका नाम है, पीक का या एक्सपेंशन का, वो इतने टुच्चे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बूम इंडिकेट्स अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है? ओके, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? डाउन स्विंग। रिसेशन भी क्या है? ट्रोफ का मीनिंग मैंने आपको बताया था,
और पीक का मतलब, मैं ना अब आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देती हूँ। रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जो हम अगले 2 पेज पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये हो गया एक्सपेंशन, पी मीन्स, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है रिसेशन, ये होता है ट्रोफ ओब्लिक डिप्रेशन। पहली बात तो ये, डिप्रेशन और ट्रोफ आर दी बॉटम पॉइंट्स, राइट। कॉन्ट्रैक्शन का वर्स्ट स्टेज होता है, तो मैं यहां ये लिख देती हूं, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, अब ये कैसे पता चलता है वो भी हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, हाउ टू जज, है ना। इसके जज करने के तरीके होते हैं। और जब रिसेशन अपने हद पार लेवल पर हो ना, तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है तो रिसेशन आ जाता है, और जब रिसेशन बढ़ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। आपके एग्जाम्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मीनिंग हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, मैंने बस वैसे ही लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पे ये सारे वर्ड्स का जिक्र था। क्लियर है ये चीज। मुझे आप ये ग्राफ देख के बताइए, इस ग्राफ में ऐसी क्या चीज है जो हमने अभी नहीं पढ़ी है। और एक और भी चीज आप नोटिस करो कि ये जो बिजनेस साइकिल के जो इन्होंने फेजेस बनाए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बनाए हैं, टाइम का मतलब यही होगा 2020, 21, 22, और किसके कंपैरिजन में जज होते हैं, सबसे पहले जीडीपी के अकॉर्डिंग ही हम जज करते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है या डाउनवर्ड। अब इसमें एक आपको लोगों को एक लाइन दिख रही होगी, ट्रेंड लाइन। पहली बात तो ट्रेंड डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ब्रोकन लाइन कहो या, ये ट्रेंड का मतलब क्या है वो समझना। एक्सपेंशन आपको पता है, अपवर्ड, पीक पता है, कॉन्ट्रैक्शन पता है, ट्रोफ पता है। व्हाट इज ट्रेंड लाइन। मुझे एक बात बताइए, लेट अस अज्यूम आपने, अभी कौन सा साल चल रहा है, 2026, ठीक है। आपने 2015 में एसबीआई का शेयर खरीदा था एट, लेट अस अज्यूम, 320 रुपीज पे, ठीक है। कब खरीदा था, 2015 में, लगभग 10 साल पहले, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने 320 पे खरीदा था, उसके बाद ना ये बढ़ा, ये कुछ 570 हो गया, तो आपको अच्छा लगा, आपने बेचा नहीं, क्योंकि आपको लगा कि ये और बढ़ेगा, तो आपने इसको बेचा नहीं। प्रॉफिट हो रहा था हमें 320 से 570, आपने बेचा नहीं। उसके बाद ना ये गिर गया, ये कुछ आया 360 पे। अब आपको लगा यार काश मैं बेच देता, लेकिन आपने फिर अभी भी नहीं बेचा, आपको लगा शायद ये फिर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ भी गया और काफी ऊपर भी चला गया। लेकिन फिर एकदम से रिसेशन आई 2020 में, और ये तगड़ा गिरा, ये आ गया 150 तक। खरीदा कितने का था, 320, और आज 150, बहुत घाटा हो रहा है। कहते यही है शेयर मार्केट में ना, फटाफट बेचना खरीदना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, खरीद लो 10 साल तक देखो भी मत शेयर तरफ। तुमने भी यही करा, तुमने बेचा नहीं, ये दे करके इसने बढ़ना स्टार्ट करा, कभी कम होता, कभी बढ़ता, कभी कम होता, कभी बढ़ता, ये चलता ही रहा इसका ड्रामा, और आज ये 1000 पे पहुंच गया, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, 2015 और 2026 के अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को कंपेयर करो, तो अपवर्ड ट्रेंड दिखा है शेयर नहीं, या डाउनवर्ड ट्रेंड। तो आप, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम 320 से 1000 ऐसे गए हैं। बिजनेस साइकिल ये होती है जो एक्चुअली में होता है, और ट्रेंड लाइन पता क्या होती है, जिसमें हम इग्नोर करते हैं बीच के फेज को, हम स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमें ट्रेंड पता चल जाए कि ओवर द पास्ट 10 इयर्स इट एक्सपीरियंस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन हो सकता है कि बीच में मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड भी आया हो। मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहे हैं बिजनेस, सॉरी, ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन कह रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ लाइन एज इफ देयर वर नो बिजनेस साइकिल। कह रहे हैं इस बीच के जो बिजनेस साइकिल है उसको इग्नोर करो, फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दो, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा पिछले 10 सालों का। आपको बात समझ आ गई, व्हाट इज ट्रेंड लाइन, इट इग्नोर्स दी व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड, फर्स्ट पॉइंट, और से हम बताए थे अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड। अब देखो, इस बंदे के आज तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया, 320 से 1000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन बीच बीच में इसने काफी ज्यादा लॉस भी झेला होगा। एक्चुअल में तो कुछ अपवर्ड, लो, अपवर्ड, डाउनवर्ड सब चला है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है इसका, अपवर्ड ट्रेंड। आपको समझ में आ गया व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ओवर द पास्ट 10 इयर्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स हम बता देते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है। अब आपको मैंने इस ग्राफ की हर एक चीज समझा दी, कि आपको ग्राफ समझ आ गया। हमने अब एक एक करके चारों फेजेस पढ़ने हैं, कौन कौन सा, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और
प्रूफ। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी जरूर आएगा एग्जाम में। मैंने जो कुछ स्क्रीन पर लिखा है प्लीज लिख लीजिए। लिख लिया, बढ़े आगे। आपके एग्जाम में डॉटेड लाइन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में वर्ड आएगा ब्रोकन लाइन को ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ग्राफ में ब्रोकन लाइन शोज दी ट्रेंड लाइन। एंड ये भी हाईलाइट करेंगे अगर आपके पास हाईलाइटर है। इट अज्यूम्स देयर वर नो बिजनेस साइकिल्स। तो बीच का पार्ट इग्नोर करते हुए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो ट्रेंड आ रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रेंड ब्रोकन। अब पहला फेज पढ़ेंगे एक्सपेंशन। अपनी कॉमन सेंस यूज करके बताओ, एक्सपेंशन में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर चीज बढ़ती है। तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक्सपेंशन मींस देयर इज एन इंक्रीज इन एवरीथिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सेप्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, कंट्री का जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एडी की फुल फॉर्म याद है? एग्रीगेट डिमांड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्म्स भी मशीनें ज्यादा खरीदेंगी, आप और मैं कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, लोग लोन भी ज्यादा लेंगे क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होगी। हम लोन ले लेके बिजनेस करेंगे, लोन लेके गुड्स भी खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, बैंकिंग सेक्टर भी खुश, पब्लिक भी खुश, इकोनॉमी ग्रो करेगी। आई थिंक आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ना मनी मल्टीप्लायर। अब बैंक से लोन लेते रहोगे तो मनी हमारी कंट्री की मल्टीप्लाई होती रहेगी, मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी, हम सबके पास पैसा ज्यादा आता रहेगा। कह रहे हैं एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्पेरिटी? कहते हैं ना विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉस्परस? हर एंगल सक्सेस। प्रॉस्परस मींस हर एंगल से अच्छा, हर एंगल से अच्छा, हेल्थ भी अच्छी, एजुकेशन भी अच्छा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा, खाना भी अच्छा, घर भी अच्छा, एवरीथिंग इज गुड एंड पीपल एंजॉय अ। लेकिन ये ना जिंदगी भर नहीं चलता है, हर चीज ग्रो ग्रो नहीं होती रहती। कैन यू गेस वाई? क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ हम एक्सपेंशन क्यों नहीं होती रहती है? आपको पता है आप, हाँ, नहीं नहीं, आपको पता है आपको और मुझे ना हमारी सैलरी तो बढ़ती हुई अच्छी लगती है लेकिन गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, अभी आपने पैसे कमाने स्टार्ट नहीं करे, आप आगे पैसे कमाओगे तो आपको ये चीज फील होगी कि मैं अपनी बात करूँ तो इनकम बढ़ रही है मेरी, ठीक है, आई एम अर्निंग मोर, लेकिन गुड्स के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि मुझे वो बढ़ती हुई इनकम फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे खर्चे भी उतने ही बढ़ गए हैं। व्हाट डू आई वांट? इनकम उतनी बढ़नी चाहिए लेकिन प्राइसेस उतने। लेकिन एक्सपेंशन के स्टेज में होता यही है। आप इमेजिन करो जब हर बिजनेस ग्रो करेगा ना, आप इमेजिन करो मेरी फैक्ट्री है, मैंने अपने सप्लायर को कॉल करा, भाई रॉ मटेरियल भिजवा दे, अब उसके नखरे भी बढ़ जाएंगे क्योंकि उसके पास डिमांड की कमी, वो भी प्राइस बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। मेरे को रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, मैं अपने फिनिश गुड्स का प्राइस बढ़ाती जाऊंगी, कौन रोएगा? कंज्यूमर। पैसे कमाना अच्छा लगता है लेकिन खर्च करने में हमें दिक्कत होती है।
कह रहे सबसे पहले जो कंज्यूमर्स है ना वो बैक सीट लेते हैं। कौन बैक सीट लेते हैं? कंज्यूमर्स। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि यार इतना ज्यादा प्राइस बढ़ रहा है कि हमारी बढ़ी हुई इनकम सारी वेस्ट हो रही है। व्हाट डू यू वांट? 10% इनकम बढ़े, प्राइस भी 10% बढ़े, प्राइस बढ़े कम, इनकम बढ़े, तभी तो कोई फायदा है, तभी तो मैं सेव कर पाऊंगी। अगर इनकम भी बढ़ रही है, प्राइस भी, तो कोई फायदा ही नहीं है। यानी सबसे पहले बैक सीट कौन लेता है? कंज्यूम। मेरे कहने का मतलब है एक्सपेंशन हर समय तक कंटिन्यू नहीं होता, इन्फ्लेशन हमें तंग करती है। क्या तंग करती है? बाकी कोई चीज नहीं, बाकी सारी चीजें अच्छी लगती है हमें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, सब कुछ बढ़ना अच्छा लगता है। जब ये गुड्स के प्राइसेस एक लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो जाता है। पढ़ते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है। कह रहे एक्सपेंशन स्टेज कंटिन्यूस टिल फुल एम्प्लॉयमेंट। पहले तो मुझे ये बताइए, इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई है? व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर एक्चुअली वर्किंग। विलिंग टू वर्क मतलब मैं पैसे कमाना भी चाहती हूँ, एबल टू वर्क मतलब मेरे पास, मतलब सारे रिसोर्सेज भी है, मैं जा सकती हूँ जॉब पे, सब कुछ करना चाहती हूँ और मुझे एक्चुअली में जॉब मिल भी गई है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है। इंडिया में कई लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है। लेकिन तो ये सेकंड पॉइंट ना इंडिया में फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं इसको आपको ना एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आज से 10-15 साल पहले ना, 15 साल पहले कनाडा में यही हो गया था। कनाडा में क्या हुआ था समझना, इमेजिन करना अपने आप को। पॉपुलेशन थी कम, है ना, पॉपुलेशन थी कम, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया था। कहाँ से? कहीं से भी आए हो, बाहर से कमाए हो, एक्सपोर्ट करके कमाए हो, फॉरेन देशों से कमाए हो। आपको पता है पैसे से पैसा भी कमा सकते हैं। तो लोगों के पास पैसा था, लोगों ने इन्वेस्ट कर करके उस पैसे को डबल और ट्रिपल कर दिया। आपको पता है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ी तो फैक्ट्रीज पे प्रेशर आया, बिजनेसेस पे प्रेशर आया, हमें गुड दो, हमें सर्विस दो। लेकिन थे ही नहीं गुड एंड सर्विस। रीजन बीइंग उस कंट्री में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया था। व्हाट डू यू मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? थोड़ी सी पॉपुलेशन थी और सारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं काम कर रही थी। गवर्नमेंट चाह के भी प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकती नहीं थी। अब इस वजह से हो रही थी इन्फ्लेशन, इस वजह से हो रही थी, डिमांड थी ज्यादा, सप्लाई थी, सप्लाई क्यों नहीं बढ़ पा रही थी? फुल एम्प्लॉयमेंट थी। फिर कनाडा को इंडिया दिखाई दिया, यार इस देश में तो बड़े सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, क्यों ना इधर से लोगों को बुलाया जाए। और वो लोग तो तड़प रहे हैं जॉब के लिए, तो ये तो हमारे इधर आके सस्ते में भी काम कर देंगे। इन्होंने क्या किया, जब डिमांड और सप्लाई में गैप आया तो इनकी कंट्री में पक्का डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाता। क्यों? इन्फ्लेशन होती, लोग सामान खरीदना, डू यू अंडरस्टैंड, प्राइस राइज, डिमांड, डिमांड कम हो जाती, रिसेशन आ जाता है। बट इन्होंने रिसेशन को आने से रोक लिया। इन्होंने क्या किया, इंडिया से लोगों को बुलाया और अपनी सप्लाई बढ़ा दी, कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, इंडियंस को पैसे दिए कम और वहां के लोगों की वांट्स भी फुलफिल हो गई, इनको नेट प्रॉफिट होता गया। अब क्या हो रहा है आज की डेट में कनाडा में, पता क्या हो गया? आज की डेट में सप्लाई इतनी बढ़ गई है, इंडियंस इतने आ गए, उतनी तो डिमांड भी नहीं है। तभी कनाडा इज सेइंग टू इंडियंस कि प्लीज अब आप वापस जाएं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस ट्रेंड। कनाडा में इंडियंस आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स नाउ, बल्कि इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है। वो जो ट्रेंड शुरू हुआ था ना कनाडा जाने वाला, वो खत्म हो चुका है। अब उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही क्योंकि वहां सैचुरेशन आ गया। अब उन्हें और रिक्वायरमेंट और डिमांड नहीं आ रही है वहां पे, और पैसा नहीं आ रहा है, वो खत्म हो गया या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो गया। पीपल आर मोर, डिमांड इज। तो ये वाला जो पॉइंट लिखे ना सेकंड पॉइंट, ये हमारी कंट्री में फिट नहीं बैठता, बट दुनिया में ये फिट बैठता है। एक्सपेंशन तभी तक होती रहेगी जब तक एवरीबडी इज यू नो बस फुल एम्प्लॉयमेंट होते ही अब हम आगे ग्रो कर भी नहीं पाएंगे। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग घर नहीं बैठे, बैठे हैं लेकिन अपनी मर्जी से बैठे हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। कह रहे फुल एम्प्लॉयमेंट में दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट करती है। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, क्या आपको याद है? स्ट्रक्चरल और, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी जरा सी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, दो तरह की। एक स्ट्रक्चरल, मीनिंग बताएंगे? एग्जैक्टली, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है कि जो मुझे काम करना आता है कंपनी में, आपको पता है जब एक्सपेंशन होती है नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हो सकता है वो समझते हो मशीनरी आर रिप्लेसिंग मैन। तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब उस कंपनी में मैं फिट नहीं बैठती, तो उन्होंने मुझे जॉब से हटा दिया। बट ये टेम्परेरी होता है क्योंकि हमारे इधर फुल एम्प्लॉयमेंट है, मुझे कहीं ना कहीं तो और जॉब मिल ही
आपको पता है इंडिया में लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब छोड़ते बाद में पहले दूसरी जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि इंडिया में जॉब की कमी है। इस देश में तो जॉब की कमी नहीं है, तो लोग छोड़ भी देते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं और मेरी डिमांड होगी। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? वाइल चेंजिंग जॉब्स, बीच में 1-2 महीने अनएम्प्लॉयड रहे। इंडिया में नहीं आता ये, बिकॉज इंडिया में लोग अगली जॉब पहले ज्वाइन करते हैं, पुरानी वाली छोड़ते बाद में। इस कंट्री में लोग जॉब भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको तसल्ली होती है कि हमें कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी, तो हो सकता है 10-15 दिन के लिए वो अनएम्प्लॉयड रह जाए। ये टेम्परेरी है, दीज बोथ आर, मतलब ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है किसी देश के लिए, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट में कह रहे कभी ना कभी ये ग्रोथ रेट कम हो जाएगा और अपने कहां पे पहुंच जाएगा, एक पीक। व्हाट इज पीक? व्हाट इज पीक? दोनों चीजें आ सकती है आपके एग्जाम में। पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट और द लेटर स्टेज कहो या लास्ट स्टेज कहो, एक ही बात है। अब इसके बाद प्रॉब्लम पता क्या आएगी? कह रहे इनपुट्स बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड। इनपुट्स की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है। मैंने बताया ना, एक्सपेंशन हो जा रही है, मैं अपने सप्लायर को कह रही हूँ माल भेज, उसके पास माल कम है, या अगर कम नहीं भी है तो भी डिमांड बढ़ने की वजह। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म डिमांड पुल इन्फ्लेशन? महंगाई किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि उनके पास अदर्स आर रेडी टू पे एनीथिंग टू देम, तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं, मेरे को आउटपुट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। कौन आना छोड़ देता है हमारा बिजनेस? कंज्यूमर्स। और जब डिमांड गिरती है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन छोड़ दो, हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। बिजनेस चलता तो कंज्यूमर से है ना, कंज्यूमर नहीं आएगा तो मैं प्रोडक्शन करके क्या करूंगी? बिजनेस ग्रो भी किसकी वजह से होता है? कंज्यूमर्स की। अब होगा क्या आगे? कह रहे इन्वेस्टमेंट फॉल होती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरता है। हाउएवर प्रोड्यूसर्स, मुझे एक बात बताओ, जब कोविड का लॉकडाउन आया था 21 मार्च 2020 को, मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, आपको क्या लगता है उस 21 मार्च को 8 बजे उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसी शाम को सबने अपनी फैक्ट्री बिजनेस बंद कर दिए थे, या पीपल वर इन होप कि शायद एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते बाद सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा? प्रोड्यूसर बहुत जल्दी बिजनेस शट डाउन नहीं करते हैं। कह रहे प्रोड्यूसर्स इनिशियली फेल टू रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। कह रहे स्टार्टिंग में उन्हें समझ नहीं आता, किनको? प्रोड्यूसर्स को, कि यार हो सकता है कंज्यूमर वापस आ जाए। कह रहे दे स्टिल एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब उन्हें लगता है कि बायर्स वापस आएंगे, हेंस दे मेंटेन देयर प्रोडक्शन, क्योंकि बिजनेस बंद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उन्हें अपनी शॉप पे पता क्या दिखता है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत, सप्लाई इज वेरी मोर देन डिमांड। कह रहे फिर उनको रियलाइज होता है कि यार सामान तो बिक नहीं रहा है। वो जो साइकिल होती है ना, बिक रहा है और नया माल आ रहा है, नया माल तो आ रहा है लेकिन ये माल जा नहीं रहा। कह रहे फिर वो भी बैक सीट ले लेते हैं, अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते हैं। ऑर्डर्स कौन से? जो उन्होंने लगाए होंगे फ्यूचर के ऑर्डर्स, सब कैंसिल कर देते हैं। कह रहे चेन ऑफ रिएक्शन मिलता है, इनपुट मार्केट और कैपिटल गुड मार्केट। अब लोग इनपुट खरीदना भी बंद कर देते हैं, लोग मशीनरी खरीदना भी, जहां पहले लाइनें लगी हुई थी अब सबने खरीदना बंद कर दिया। कह रहे यही टर्निंग पॉइंट होता है एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। पता है कब बिगिन होता है? जब प्रोड्यूसर्स बैक सीट ले लें। कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट हुआ था? जब किन्होंने बैक सीट ली थी? कंज्यूमर्स ने। रिसेशन कब स्टार्ट हुआ? जब प्रोड्यूसर्स ने बैक सीट ले ली। और अब जब प्रोड्यूसर्स सामान बनाना बंद कर देते हैं ना, सप्लायर को अकल आ जाती है, इनपुट के प्राइसेस गिरते हैं। प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है? ये और गिरेंगे। प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है? और गिरेंगे, वेट करते हैं। कंज्यूमर्स भी चुपचाप बैठे रहते हैं, सामान नहीं खरीदते, उनको लगता है अभी प्राइस गिरे हैं, कल को और गिरेंगे, कल को और गिरेंगे, अभी हम वेट करते हैं, हम सामान नहीं। आपको पता है कई बार मोदी जी टीवी में अनाउंस करते हैं, जब भी फ्रूट वेजिटेबल के प्राइस बढ़ जाते हैं ना, तो ही सेज प्लीज खरीदना बंद कर दो इन्हें कुछ समय। जब प्याज हो जाता है ना 120 रुपए किलो होता है, वो कहते हैं खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप 4 दिन नहीं खरीदोगे ना, अपने आप ही उनका प्राइस कम हो जाएगा। कह रहे लेकिन गैप बिटवीन डिमांड सप्लाई वाइडन्स, बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव सोच वाले। कह रहे लोग लोन लेना बंद कर देते हैं और सीवियर रिसेशन किस चीज का स्टार्ट हो जाता है? डिप्रेशन। मैम कैसे पता चलता है डिप्रेशन हो? डिप्रेशन तब होता है जब बैंक, जब कौन, अब हम कंज्यूमर से हटके, प्रोड्यूसर से हटके बैंक के पास चले गए। अगर बैंक भी लोन सस्ता दे रहा है ना, लोन सस्ता समझ गए, इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया अगर बैंक का, तो एक्चुअली में इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे आप एक बात बताइए, एक आधी दुकान बंद हो गई, एक आधी दुकान बंद होगी तो मैं अनाउंस कर दूं कि डिप्रेशन है? नहीं। डिप्रेशन कब पता चलता है? जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया। कैरेट्रोफ का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्लगिश एक्टिविटी। स्लगिश मतलब एक्सट्रीमली स्लो। पता है कितनी स्लो? कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव मतलब पहले +10%, फिर +2% हुआ, +1 0, अब तो हो गया -5%। मतलब बढ़ नहीं रही है इकोनॉमी बल्कि
वो याद है पीछे पड़ा था, ग्रेट डिप्रेशन, ग्लोबल जीडीपी फेल बाय 15%, मतलब -15% है, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। मुझे बार बार एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है, मैम जो स्क्रीन पे येलो से हाईलाइट कर रही है वही सब एग्जाम में आता है। इन 2 पेज से ना एक ही क्वेश्चन आना है। मैंने जो येलो से हाईलाइट करा एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से आएगा। ये स्टोरी हमने पढ़ ली है, एग्जाम में आएगी नहीं, एग्जाम में आएगा वही जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है। क्लियरली। एक चीज और कह रहे, ट्रोफ में जब डिप्रेशन आता है, लोन की डिमांड कम हो जाती है, कौन सी 2 इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है? हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल गुड और ड्यूरेबल गुड्स। कह रहे उसमें तो एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब अनसोल्ड स्टॉक कह लो, सामान बन ही नहीं रहा है, मतलब फालतू का एक्सेस कैपेसिटी, समझ गए? हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूस हो नहीं रहा, वेली पड़ी है, खाली पड़ी है। कह रहे ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे टच दी। आपको क्या लगता है ये भी जिंदगी भर कंटिन्यू होता होगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, वेरी गुड। और कोई रीजन बताओ। एक तो ये कह रहे हैं कि मैम जब बैंक में लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना कोई तो अब आके लोन ले लेगा। और कोई रीजन बताओ। आपको पता है जब लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ था ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं थे, क्योंकि सबके मन में डर था। गवर्नमेंट कह रही थी आओ आओ आओ। इमेजिन करो या सोचो कौन लोग हैं जो रोड पे आए होंगे काम करने? रिच और बिल्कुल लो वेज। लो वेज, क्योंकि अब उनकी सेविंग्स खत्म हो गई थी। पता है होता क्या है, जब रॉक बॉटम आ जाता है ना, सबसे पहले लेबर मार्केट उठ के आती है कि सर प्लीज जॉब दे दो, भले ही हमारी सैलरी बहुत कम कर देना, लेकिन अब हमारे पास हम कंज्यूमर बाद में बनते हैं, पहले हम प्रोड्यूसर बनते हैं। कह रहे सबसे पहले लेबर्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। परवेजिव मतलब इतने लंबे समय से हो गई है, प्लीज आप लो वेजेस में। अब प्रोड्यूसर खुश भी हो जाता है। आपको पता है कंज्यूमर गया क्यों था हमें छोड़ के? क्योंकि हमारा फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी रॉ मटेरियल बढ़ गया था। अब मेरे को लेबर ही खुद कह रही है कि सर हम सस्ते में काम करेंगे, तो मुझे भी एक होप दिखती है। मैं भी फैक्ट्री लंबे समय तक बंद नहीं कर सकती, मुझे भी पैसे कमाने हैं। अब मुझे एक होप दिखती है, यार सस्ते में सामान बन रहा है, मेरा फिनिश आउटपुट भी कम हो जाएगा, कंज्यूमर भी आ जाएगा। होता यही है। एग्जाम के लिए याद रखना, रिकवरी कब स्टार्ट होती है? लेबर मार्केट में। कह रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, अब प्रोड्यूसर को एक बेटर एनवायरमेंट दिखता है। ऑप्टिमिज्म समझते हो? पॉजिटिव। कह रहे अब लोन भी बढ़ता है। व्हाट इन बस स्परिंग, स्परिंग इज इंक्रीज। कह रहे एकदम से इन्वेस्टमेंट बूस्ट मिलता है, रिकवरी आ जाती है, एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू। देखो मैंने आज तक आपको अभी रिकवरी बताई ही नहीं थी, है ना? हम ना बोलते तो यही है कि बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रोफ। लेकिन इसके बाद हम यही बोलते हैं, एकदम से एक्सपेंशन नहीं आती, हम एकदम से इसको क्या बोलते हैं कि एक रिकवरी का स्टेज आता है, फिर एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। क्या आपको ये सब समझ आ गया? देखो मुझे ना इस पेज 2 पेज से 3 पेज जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको 1 सेकंड में उसका करेक्ट आंसर दे दूंगी। मुझे पढ़ाते हुए पता नहीं कितने साल हो गए। आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स सिंस 2011, और ये चैप्टर तब से ही चल रहा है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। हाँ थोड़े बहुत टॉपिक ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइनें ऊपर नीचे होते रहते हैं, एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। चल ये तब से रहा है, मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं नींद में भी ये पढ़ा दूंगी। मुझे हर चीज याद है। आपने आज मुझसे पहली बार पढ़ा है और क्लास में सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप हाँ में हाँ मिला रहे हो क्योंकि आपको समझ आ रहा है। बट इसकी गारंटी नहीं है कि मैं आपसे हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद इन 3 पेज से कुछ पूछूंगी तो आप करेक्ट, कई बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे। हाँ मैं सच्ची बता रही हूँ, कईयों को याद भी नहीं होगा कि मैम ने पढ़ाया होगा, फिर मैं बुक में दिखाऊंगी, ओहो हाँ मैम पढ़ा तो था। मेरे कहने का मतलब है मैंने सिर्फ पढ़ाया है, सेल्फ स्टडी अभी भी स्टार्ट होनी है। आप ही बच्चों में से हमेशा यही होता है, इन्हीं सारे बच्चों में से कोई एक विरला हो जाएगा जिसके 330 आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पे 320। आपको पता है कुछ बैचेस पहले तो एक ऑनलाइन स्टूडेंट था मेरा, जिसको आज तक मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बट वो अपने डाउट्स लिखता था, मैं उसको रिप्लाई क्लास में ही बोल के रिप्लाई कर देती थी। बाय नेम आई न्यू हिम, बट मैं कभी उससे मिली नहीं थी। ही स्कोर्ड 327 अपनी ऑनलाइन क्लासेस से, घर से पढ़कर भी, और क्लास में से भी मेरे सामने बैठ के भी बच्चे फेल हो जाते हैं। टीचर में फर्क नहीं होता, फर्क होता है यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप क्या कर रहे हैं। घर पे जाके रिवीजन इज मैंडेटरी। अगर आपको 300 चाहिए ना, उस मैं नहीं ला सकती आपके लिए 300 जब तक कि आप घर जाके उसको रिवाइज। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी तरह पढ़ाई करोगे तो पक्का आपके 90+ आ जाएंगे। मैं मतलब इतने साल हो गए, इतना एक्सपीरियंस हो गया। एक और भी चीज आपको मैं बताती हूँ, September 24, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है, September 24 से पहले तक मैंने कभी, 2011 से September 24 तक मैंने कभी इको का क्वेश्चन पेपर देखा भी नहीं था, आईसीआई का। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई?
पहले इंस्टीट्यूट एमसीक्यू इको और मैथ्स के क्वेश्चन पेपर घर के लिए देता ही नहीं था। मतलब क्वेश्चन पेपर बंटते थे, ओएमआर शीट बंटती थी, वापस ही कलेक्ट कर दिया जाता था। पर हमें ना बच्चे क्वेश्चन बता देते थे। बच्चा क्वेश्चन बता पाता था, ऑप्शन नहीं बता पाता था। बच्चा ये बता देता था, बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन का क्वेश्चन आया था मैम, वहां से क्वेश्चन आया था, वहां से। ऑप्शन थोड़ी ना याद रखेगा बच्चा। तो मेमोरी बेस्ड, मेमोरी समझ गए, बच्चों को याद रहते थे तो कुछ क्वेश्चन हमें पता चल जाते थे। मैंने पहली बार सितंबर 24 से आईसीआई ने क्वेश्चन पेपर घर के लिए देना स्टार्ट कर दिया, इको ऑल्सो एंड मैथ्स ऑल्सो। मैंने पहली बार वो पेपर देखा, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे पे अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी उस दिन पेपर देखने की, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। अब पेपर भी अगर मेरे हाथ में आ गया तो फिर तो मेरी कोशिश रह सकती है कि मैं कभी 100 भी ले आऊं बच्चों के, समझ रहे हो। मार्क्स पहले भी अच्छे आते थे, ऑल इंडिया रैंक्स पहले भी आती थी हमारी, बट मेरे को अब एक एक्स्ट्रा एक लेवल आ गया कि अब तो मैं और अच्छे मार्क्स बच्चों के स्कोर करवा सकती हूँ। 2 से 4 का पेपर था ना इको का, ना एक आखिरी पेपर होता है ना, बच्चों की खुशी एक अलग लेवल पे होती है। बच्चे मुझसे भी बात नहीं करते हैं, मैम पेपर अच्छा गया। मैं कहा भाई पेपर की फोटो भेज दो। मैम अभी तो हम घूमने आ रहे हैं, मैम हम यहाँ जा रहे हैं, आप भी आ जाना। आई रिमेंबर वो उस दिन मुझे बच्चे ने मैसेज करा, मैम हम कोहाट एनक्लेव जा रहे हैं, पिज्जा डोमिनोज पे, आप भी वहीं आ जाओ। मैं कहा मुझे पेपर की फोटो भेजो, मैं अपने घर हूँ, वहाँ पे खुशी का एक अलग लेवल होता है ना। और पेपर की बुकलेट इतनी मोटी होती है कि इतना तो किसी के पास, बच्चे के पास पेशेंस नहीं है कि वो फोटो क्लिक करे। वो अलग ही मस्ती में होते हैं उस दिन की, शुक्र है पढ़ाइयाँ खत्म हुई, पेपर खत्म हुए। मेरे पास पेपर, आई रिमेंबर 5:30 किसी बच्चे ने, किसी अच्छे बच्चे ने मुझे 5:30 क्वेश्चन पेपर की फोटो क्लिक करके भेज दी। आईसीआई की वेबसाइट में तो 10-15 दिन बाद आएगी, इतनी मेरे में भी पेशेंस नहीं थी। आई वांटेड माय पेपर टू सी। और 5:30 मैं घर पे बैठी थी, मैं फ्री थी, मैंने तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या ये 2 घंटे में हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, क्वेश्चंस को पढ़ना एक अलग चीज होती है, एक्चुअली में उसको ऑप्शंस में करना एक अलग चीज होती है। तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग, और उस समय ना मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। बस सच्ची बता रही हूँ, वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती हूँ। शाम का ही समय था, ये 5:30। मेरा पेपर आई कंप्लीटेड एट 6:15, 45-50 मिनट्स में मेरा पेपर हो गया। और मैं रोते रोते अपने दूसरे रूम में गई हस्बैंड के पास। मैं कहा आशीष यार, इतना टुच्चा पेपर आता है कि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। मेरा यही रिएक्शन था, मैं सच्ची बता रही हूँ। इको का पेपर क्योंकि चौथा होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। आई टेल यू द रीजन वाई। अकाउंट्स का पेपर देने जाते हैं सारे बच्चे, आप ये लगा लो 2-4-5% बच्चा लॉ में गायब हो जाता है। 2-4-5% इंडिया का बच्चा लॉ का पेपर देने ही नहीं आता है। जिनके पास अकाउंट्स नहीं होती ना 11th-12th में, या जिन्होंने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी होती, जो बस ऐसे ही चले जाते हैं पेपर देने, उनको समझ आ जाता है कि हम तो इसमें फेल है, फायदा नहीं है आगे कुछ दे के। लॉ का पेपर, लॉ एक नया सब्जेक्ट है, अगेन कई बच्चे मैथ्स का पेपर देने नहीं आते, और लॉ मैथ्स में से हमेशा एक पेपर टफ आता है। तो अगर मैथ्स का टफ आ गया, इको में आप ये लगा लो आधी जनता गायब हो जाती है क्लास में से, बच्चे पेपर देने ही नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि चारों में पास होना जरूरी है। इको का पेपर तक सिर्फ विरले बचते हैं। विरले का मतलब होता है जिन्होंने कोचिंग क्लासेस ली है, जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई करी है, वो चारों पेपर देने आते हैं। इको का पेपर कभी टफ नहीं आता, इको का पेपर हलवा आता है। पेपर जो उन्होंने करना था ना, आईसीआई ने पंगे लेने थे, वो पहले ही ले चुका होता है, या तो लॉ में या मैथ्स में। तो इसका मतलब ये नहीं इको पढ़ना छोड़ दें। इको पे तो एक और प्रेशर है, इको ही है जो आपका एग्रीगेट बनाने में आपकी, इतना भी इजी नहीं है। प्लीज टेल मी, जो मैंने आज आपको जितना कुछ पढ़ाया है, आपके एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, ये 11th-12th की नॉलेज के बेसिस पे बच्चे आंसर कर सकते हैं? आपने पढ़ाई नहीं है ना 11th में ना 12th में, इतना भी टुच्चा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि पढ़ के तो पक्का हो ही। मुझे क्लास में बच्चे, अगर मैं देखो, एवरी स्टूडेंट विल नॉट बी दी सेम। कुछ बच्चे क्लास में बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, दिन रात पढ़ते हैं, आई नो, एक्सपीरियंस रहा है हर बार। कुछ बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में भी अभी अभी फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, होता है। वी आर डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान कहीं और है, नहीं सुनी मैम की बकबक सारी, ठीक है, बोली जा रही है मैम, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बोरिंग है, कहानियां बन नहीं रही, डांस हो नहीं रहा, गाने चल नहीं रहे, मूवी चल नहीं रही, रील चल नहीं रही है, ठीक है। सब बच्चों का ना बिहेवियर अलग अलग होता है। जिसने मेहनत से पढ़ाई कर ली वो तो 90+ ले आएगा। जिसने सिर्फ मेरी क्लास की बातें भी सुनी है ना, और घर पे जाके आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करेंगे इको में, तो भी आपके 60 आ जाएंगे। पर भैया 60 हमारा टारगेट होना नहीं चाहिए। मुझे कई बच्चे ये फीडबैक देते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो ज्यादा पढ़ते नहीं है, खुशी से, मैम मैं पास हो गया, मेरे 60 आए। मैंने कहा पढ़ाई करी थी? नहीं मैम मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो पढ़ लेते तो और अच्छे आ जाते हैं ना। वो खुश हो जाते हैं 205 पे भी, जिसको उम्मीद होती है ना कि वो फेल हो जाएगा, जब उसके 205 आते हैं तो उसी में खुश हो रहा होता है। एंड बच्चे बोलते हैं ये बात, नहीं मैम मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बट मैं पास हो गया। क्यों नहीं पढ़ी थी फिर? क्योंकि पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ना, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड
एफर्ट। अभी एक बात बताओ, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो आप सब बैठे हैं, मैं अगर यहाँ से बाहर गई ना, कुछ बच्चे बाहर चले जाएंगे। मैंने अभी आपको पकड़ रखा है गले से, तो आप बैठ के पढ़ रहे हो। घर पे कोई है नहीं ना आपको पकड़ के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। बचपन में होती थी, मम्मी लेके बैठ जाती थी, सुना सुना, पढ़ सुना। अब कोई है नहीं ना। आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है टू मेक श्योर रिवाइज ईच एंड एवरी क्लास। मैम ने पढ़ा दिया 3 पेज, आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले अब हमसे, तो इस 3 पेज का क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, अभी 10:40 हो गया लगभग। आई स्टार्टेड माई क्लास एट 9:15। आप ये समझो लगभग हमारी 1.5 घंटे से क्लास चल रही है। आपको क्या लगता है, आपको घर पे जाके ये 3 पेज पढ़ने में 1.5 घंटा लगेगा? मुझे पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगता है और आपको रिवीजन में लगेगा बहुत कम। 15 मिनट लगेंगे आपको घर पे जाके इनको रीड करना है। एंड 15 मिनट का टाइम तो हम हर बच्चे के पास है ही है। इट इज नॉट लाइक मैथ्स और अकाउंट्स के घंटे के क्वेश्चन है। यू ओनली हैव टू रीड, यू ओनली हैव टू, रट्टे नहीं मारने हैं। जब आप बार बार चीजों को रीड करेंगे, अपने आप वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। आई थिंक हमने यहीं से लिखना है। मैंने जो कुछ स्क्रीन पे लिखा है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लीजिए। बड़े आगे डन। सब कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है जो मैंने पेन से अंडरलाइन वगैरह करा है। अम, मुझे जरा एक बार एक चीज रिकॉल करके बताना। ग्राफ मत बनाना, मुझे बताना कॉन्ट्रैक्शन कब आता है। हाँ, पीक के बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, बट एग्जैक्टली कब आता है? कंज्यूमर्स बैक सीट ले लेते हैं, और जैसे प्रोड्यूसर्स बैक सीट लेते हैं, और जब बैंक बैक सीट ले लेता है। एग्जाम्स के लिए ना ये इंटरेस्ट रेट ना इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है।
जहां जहां हमारी बुक में इंटरेस्ट रेट आता है ना, इनका फेवरेट है, बैंक्स इज देयर फेवरेट टॉपिक। 6 पॉइंट पे मैं स्पेसिफिकली लिखना चाहूंगी कि इट इज इंपॉर्टेंट। टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। ये भी हाईलाइट करना है कि दीज इंडस्ट्रीज सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी इन द स्टेज ऑफ ट्रूथ। एक्सेस कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन हो सकती है, हो नहीं रही है, मशीनरीज वेली पड़ी है, काम नहीं चल रहा है। रिकवरी सबसे पहले कौन से स्टेज पे आती है, कौन से सेक्टर में आती है? लेबर मार्केट में, बिकॉज दे से कि अब हमारी सैलरी बिल्कुल खत्म हो गई है, हम लो वेजेस पे भी काम करने को तैयार। सबसे पहले कंज्यूमर उठ के नहीं आते हैं, सबसे पहले कौन उठ के आती है? लेबर, जिससे होप मिलती है हमें। यहाँ पे ये आर का मतलब क्या है? रिकवरी। आफ्टर ट्रोफ रिकवरी कम्स। और रिकवरी का मतलब है अब हम डिप्रेशन से एक्सपेंशन की तरफ चलेंगे, वापस से वही बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपेंशन जिंदगी भर चलती रहेगी, डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड भी जिंदगी भर नहीं चलता। एक्सपेंशन कंज्यूमर्स कभी ना कभी रोक देते हैं, डिप्रेशन प्रोड्यूसर्स कभी ना कभी रोक देते हैं, प्रोड्यूसर्स कहूँ या लेबरर्स कहूँ, कभी ना कभी उसको रोक देते हैं। पढ़े आगे, डन, समझ आ गया? मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन कौन से? फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, डेफिनेशन भी उसी में इंक्लूड कर दो कि बिजनेस साइकिल क्या होती है और उसके फीचर्स और उसके 4। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी जरूर आएगा। मैम आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इस चैप्टर में 5 टॉपिक है, वो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपको दिख रहे हैं कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं? 3 नाम पढ़े जा रहे हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट और लीडिंग, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का दूसरा नाम कॉन्करेंट और लैगिंग। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर? 1 2 3 4। बच्चे को लगता है यार हमने 4 पढ़े थे, वो 4 फेजेस थे बिजनेस साइकिल के, इंडिकेटर्स तो 3 ही है। क्या है वो मैं भी बताऊंगी क्या होते हैं। कौन से नाम है? लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या है इन इंडिकेटर्स का? देखो अभी यहाँ आईजीपी में ना चैप्टर्स के बाद जब टेस्ट होंगे ना, तो हम मार्क्स आते हैं, हर बच्चे की एक एक्सेल शीट बनती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला टेस्ट होगा बिजनेस साइकिल का, 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का, 20-25 क्वेश्चन होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद, राइट? तो अब उसमें ना जैसे लेट अस अज्यूम 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो कुछ के ना 20 आएंगे और कुछ के 10 आएंगे। इससे ना हम एक चीज जज कर पाते हैं कि कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है क्लास में, जिनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं रैंक की, और कौन से बच्चे ऐसे जिन्हें पुश की जरूरत है कि वो पास हो जाए। मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो जो क्लास के यहाँ के टेस्ट के मार्क्स होंगे ना, वो एक इंडिकेटर बन जाता है कि कौन सी इंटर में जाएगा कौन नहीं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब कुछ चीजें हैं जिनसे हम जज करते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है। आपको मेरी बात समझ आ गई? व्हाट आर इंडिकेटर्स विच टेल मी कि क्या हो सकता है या क्या हो रहा है। तुम्हारे मार्क्स 10 आए इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, पर हो सकता है पास हो भी जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो तो। समझ आ गया? इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं? 6 टेस्ट हुए, 6 टेस्ट में कम मार्क्स, इसका मतलब पिछले 1 महीने में तुम नहीं पढ़े हो। तो इंडिकेटर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं। वैसे तो कह रहे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि कौन सा फेज है, कौन सा आएगा, लेकिन हम फिर भी आई थिंक तुम लोग ना इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह बहुत देखते होगे, लोग शेयर मार्केट के भी जज करने के वो होते हैं ना, इंडिकेटर्स होते हैं, कैंडल्स होती है उसमें ना, कि अगर ज्यादा अप ट्रेंड हो रहा है तो आगे ये होगा। क्या गारंटी है कि ऐसे ही होगा या नहीं? गारंटी नहीं है। हितेश मैं अभी आपको इस टॉपिक के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। पढ़ते हैं। सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर्स कौन होते हैं? लीडर आपके माइंड में क्या इमेज बनती है? जो पीछे बैठे हैं, जो सबसे आगे है। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सबसे पहले वार्निंग सिग्नल देते हैं कि क्या होने वाला है। क्या होने? जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, ईरान की वॉर हुई थी, कोइंसिडेंटली जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, ईरान अभी जो वॉर हुई, कोइंसिडेंटली उस समय इंडिया में शाम थी और इंडिया की शेयर मार्केट बंद थी। और मुझे पता था कि अब कल सुबह जब शेयर मार्केट खुलेगी इंडिया की, तो धड़ाम से गिरेगी। आपको क्या लगता है इंडिया का बिजनेस उसी वक्त गिर गए थे? क्या गिर गई सबसे पहले?
शेयर मार्केट बताती है कि क्या होने, कह रहे लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो पहले ही चेंज हो जाते हैं इकोनॉमी से भी पहले। अभी बिजनेस पे असर हुआ नहीं था, एलपीजी सिलेंडर में कुछ हुआ नहीं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा नहीं, उससे पहले ये रिएक्ट कर बैठते हैं। मतलब लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं, वही क्लास के टेस्ट लीडिंग इंडिकेटर की क्या होने वाला है। कह रहे दीज वेरिएबल्स चेंज इवन बिफोर द रियल जीडीपी चेंजेस। क्विकली टेल मी, बिजनेस साइकिल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वो याद है ग्राफ बना हुआ था, उसमें वाई एक्सेस पे कौन सा चीज लिखी हुई थी? जीडीपी। जीडीपी से ही तो हम जज करते हैं, तो अभी जीडीपी चेंज नहीं हुई है, जीडीपी के अलावा कोई और चीज चेंज हुई है, उसी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्या होने। अभी एक्चुअली में मार्क्स आए नहीं है आईसीआई के फाइनल एग्जाम के, वी आर ओनली प्रिडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपके एग्जाम्स के लिए ना इस पेज से इन सारे इंडिकेटर्स की दो चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन कह रहे दीज आर दोज वेरिएबल्स विच चेंज इवन बिफोर द इकोनॉमी चेंजेस, इवन बिफोर द कंट्री का रियल आउटपुट चेंजेस। अभी तक हमने उसको महसूस नहीं करा उस फेज को, लेकिन पहले से ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये होने। कई लोग करते हैं यूट्यूब पे, कई वो शाम को बैठ जाते हैं चार्ट स्टडी करते हैं, इस चार्ट से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कल क्या होगा, इस शेयर पे बढ़ेगा या गिरेगा। एग्जाम्पल्स में मैं लिखूंगी लर्न। अब ये एक पेज है, मोस्ट ऑफ द बच्चे, कई बच्चे इस एक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम्पल्स को आपको करना है लर्न, अपनी कॉमन दिमाग नहीं लगाना कि शेयर का प्राइस चेंज हो रहा है तो ये कौन सा इंडिकेटर है, लीडिंग, कॉन्करेंट या लैगिंग। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे यही आएंगे, और एग्जाम में अक्सर एग्जाम्पल्स आते हैं। मेरे साथ रीड करो। कह रहे वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स। सोचो अगर गाड़ियों के नए ऑर्डर लग रहे हैं, फर्नीचर में नए नए ऑर्डर हर जगह लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि कल को इकोनॉमी बूम होगी, क्योंकि कंज्यूमर का ऑर्डर आएगा तभी तो हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं मशीनरी के, रेलवेज भी बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ग्रोथ होएगी। और अगर ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा है बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसेस, आपको पता है लैंड पे, जमीन प्लॉट पे घर बनाना होता है तो नक्शा गवर्नमेंट से पास कराना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट के पास नक्शे ज्यादा आ रहे हैं पास करने के लिए, इसका मतलब लो कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब लोग के पास व्हाट आर कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, खुद जज कर सकते हो। हम जिस फेज से गुजर रहे होते हैं ये भी उसी समय ही रिएक्ट कर रहे होते हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो ये नहीं बताते क्या होने वाला है, जो ये बता रहे हैं कि हाँ यही हो रहा है। कह रहे दीज इंडिकेटर्स चेंज बिल्कुल बराबर से विद द बिजनेस साइकिल। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो किसी कंपनी ने, एसबीआई ने अपने प्रॉफिट्स अनाउंस करे हैं। वैसे आपको लगता है आईजीपी अपने प्रॉफिट्स अनाउंस करता होगा? क्यों नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। एसबीआई एक गवर्नमेंट की वजह से नहीं बेटा, एसबीआई एक पब्लिक कंपनी है, उसमें पब्लिक ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। उनकी ड्यूटी है, सेबी ने उनको कहा है कि अपने प्रॉफिट्स पब्लिकली अनाउंस करो, क्योंकि पब्लिक आपके भरोसे पे आपकी कंपनी में पैसा लगाती है। तो एसबीआई के प्रॉफिट्स गूगल पे भी आते हैं, वेबसाइट पे भी पब्लिकली अनाउंस होते हैं। अब इमेजिन करो एक तरफ न्यूज आ रही है बहुत ही हाई प्रॉफिट, उसी वक्त शेयर बढ़ जाता है एसबीआई का, उसी वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स का मतलब है अच्छा बिजनेस है, लोग शेयर खरीदते हैं। इसको कॉन्करेंट इंडिकेटर बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वही इन चीजों में भी झलक रहा है। कह रहे फॉर एग्जाम्पल जीडीपी। अब यही तो बात हो गई कि जीडीपी भी बढ़ रही है, तो हम यही तो बोल रहे हैं, जीडीपी से ही तो क्या बोलते हैं कि जीडीपी से ही तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। जीडीपी का मतलब यही है प्रोडक्शन क्या हो रही है, लोगों की इनकम। हम लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न में आईटीआर, इनकम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन का स्टेज है। अगेन बात यहीं की यहीं आ जाती है, यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स। अब कोई ना कोई बच्चा मुझे जरूर बोलता है मैम शेयर तो यहाँ भी दे रखा था शेयर प्राइस, और शेयर प्राइस यहाँ भी दे रखे हैं। क्या आप ये बात अग्री करते हो कि शेयर मार्केट हर वक्त ही चेंज होती रहती है? शेयर मार्केट इससे भी चेंज होती रहती है, कल क्या होने वाला है इससे भी चेंज हो जाती है, अभी क्या हो रहा है। शेयर मार्केट एक, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ शेयर मार्केट लीडिंग है या लैगिंग है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। ये दोनों तीनों कैटेगरी का एग्जाम्पल है शेयर मार्केट, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली रिएक्ट्स टू एवरीथिंग। ठीक है, व्हाट आर लैगिंग इंडिकेटर्स? ये क्या बताते हैं कि क्या हुआ था। इनमें असर सबसे एंड में दिखता है, किनमें? लैगिंग इंडिकेटर्स। सीएफ
फाउंडेशन, आपका एग्जाम सितंबर में ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपकी रिजल्ट आएगा नवंबर में। नवंबर में पता चलेगा कि पिछले 6 महीने क्या हुआ था। कह रहे ये तो सबसे एंड में दिखते हैं, इवन आफ्टर अ ट्रेंड हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्लीज टेल मी इन 2 लाइंस का मीनिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स ये बताते हैं क्या होने वाला है, लैगिंग बताते हैं कि हाँ यही हुआ। हाँ, समझ आ गया। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर के प्राइसेस, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ रहा है। कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, जीडीपी बढ़ रही है, हाँ हम। और लैगिंग इंडिकेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लगता है पहले ही दिन ही अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या प्रोड्यूसर वेट करते हैं थोड़ा टाइम? जब ज्यादा रिसेशन हो जाता है ना, फिर वो लोगों को हटाना स्टार्ट। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो हाँ, पिछले 6 महीने अच्छे नहीं गुजरे होंगे, कंपनी के लिए स्ट्रगल का पीरियड रहा होगा, तभी तो आज उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को, आपको पता है लोगों को हायर करना भी आसान नहीं होता, और अनएम्प्लॉय करने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि दोबारा पता नहीं वो बंदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कल को हमें बंदों की जरूरत हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले नहीं होती, बाद में होती है, जब हम हार मान लेते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अब आपको समझ आ गया, कुछ कुछ इको में लर्निंग होती है। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं अगर आपने लर्न कर लिए तो आपको ये, अब इसी ऐसी पेजेस की वजह से मैं ये कहती हूँ कि इको में 100 और 100 लाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो जो मैम पढ़ा रही थी 3, उसमें ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं थी, इसमें रट्टाफिकेशन है। तो यही आपने अपने इको में टारगेट बनाना है 90 का। और पता है कई बार बच्चे, मुझे ये भी बच्चों का ही फीडबैक आता है, मैम मैंने तो क्रैक कर लिया कोड सीए फाउंडेशन में पास होने का, 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, बाकी दोनों को पास होने लायक कर लो, अच्छा एग्रीगेट बन जाता है। आप समझ गए व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि 2 को अच्छे से कर लो, 90 और 90 180, और 2 में लगभग पास से हो जाओ 100। स्कोर देख रहे हो कितना हो रहा है, 280, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। मिन 280 एंड 280 अबव तो इज फैंटास्टिक, जबकि देखो उसके मार्क्स कोई फैंटास्टिक थे नहीं 2 पेपरों में। मेरे कहने का मतलब है आपने भी ना इको की एक एक बारीक बारीक चीज लर्न करने से बेटर है कि हम चारों सब्जेक्ट्स पे अच्छा खासा फोकस करें। 280 लाने का एक और भी तरीका है ना, चारों में 70 70 70 ले आओ। समझ में आ गया? इको में आपने 90 मार्क्स लाने का टारगेट कम से कम रखना है। लर्निंग अच्छी है तो प्लीज रट्टे भी मार लें, 100 और 100 भी आ सकते हैं आपकी, नहीं तो 90 तो आ ही जाएंगे बिना रट्टे मारे भी। क्लियर है? क्या आपको ये टॉपिक समझ आ गए? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल से। आप मुझे रिमाइंड करेंगे, हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक्स बच गए हमारे एग्जाम्पल्स, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, और उसके बाद हमारा चैप्टर एंड सा हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है साइक्लिकल बिजनेस, और हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर है इस बुक का, 5 मार्क्स का है। कोई कोई 10 मार्क्स के ऐसे चैप्टर आएंगे, मुझे 6 6 7 7 क्लास लग जाएंगी। तो आप हर चैप्टर को ऐसे मत जज करना, सारी चैप्टर ऐसे नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग में इजी चैप्टर जानबूझ के कराती हूँ कि बच्चा 5 और 5 तो पक्का कर ही ले, जस्ट टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। आगे बड़े तगड़े चैप्टर्स भी आएंगे, कुछ इजी भी हैं, पेपर बैलेंस सा होता है, आप समझते हो, कुछ चीजें इजी होती हैं आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में, कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं, कुछ बड़े टफ, ना तो सारे इजी होंगे ना सारे टफ होंगे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बुक लाना मत भूलना, मेरी वाली हमेशा चाहिए इको की, इको में और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुक और एक हाइलाइटर, हाइलाइटर पेन पेंसिल, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरा मोबाइल नंबर है 8929255665। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बनाऊंगी, मेरा ग्रुप, जिसमें मैं सिर्फ इको के बारे में बताया करूंगी। अच्छा हितेश, आपका डाउट ले लूँ, आपने लिखा है मैम वाई इन एक्सपेंशन ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन। बताती हूँ इसका मीनिंग। मुझे इस पे व्हाट्सएप करना है आपने, और व्हाट्सएप में आपने ये लिखना है अपना नाम, सितंबर 26 बैच, और जेपी, जेपी मतलब जनकपुरी ब्रांच। मैं एक्चुअली रोहिणी भी पढ़ाती हूँ, तो जनकपुरी का बैच ग्रुप अलग बनेगा, रोहिणी का ग्रुप अलग। तो आपने मुझे अपना नाम लिखना है, सितंबर बैच जनकपुरी मॉर्निंग बैच, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगी।
क्लियर है? जिसमें मैं इको के अपडेट्स डाला करूँगी। कब टेस्ट है, टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, आंसर की, नोट्स, कोई गूगल ड्राइव का लिंक, कोई क्वेश्चन पेपर, जो भी होगा इको के बारे में इस ग्रुप में आएगा। वो आपका कोई ग्रुप बन चुका है वैसे व्हाट्सएप आईजीपी के साथ? वो आईजीपी का एक मर्ज बना होगा, रिची मैम ने बनाया होगा, ये वाला मेरा सेपरेट होगा जो मैं बनाऊंगी। क्लियर है? इसमें सिर्फ इको के अपडेट्स होंगे। अब जरा उस क्वेश्चन का आंसर दे दें। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा ये पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि एक्सपेंशन में ग्रोथ रेट स्लो डाउन क्यों है। बेटा आप ऐसे समझो, 100 रुपए की चीज़ बन रही थी पहले, फिर 110 की हो गई तो 10% ग्रोथ हो गया। फिर 15 रुपए की ग्रोथ हुई 125, इसके बाद 20 रुपए की ग्रोथ हुई 145। ग्रोथ हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, और बड़ी इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। इसी को एक्सपेंशन स्टेज बोलते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, कभी ग्रोथ कम भी होएगी। 145 से 160 बढ़ी तो है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितने पहले बढ़ रही थी। एक टाइम बाद ऐसे होगा, अभी भी बढ़ी है 160 से 165, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है, और कहीं ना कहीं हम पीक की तरफ जा रहे हैं। पीक कब आ गया? जब ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गया। तो हितेश आपको समझ में आ गया कि एक्सपेंशन में ही जब ग्रोथ कम होनी स्टार्ट हो जाती है ना, ग्रोथ हो तो रही है, आपको सबको समझ आ गया, 160 से 165 हो तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पीक आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गई थी और अल्टीमेटली अपने पीक पे आ गई थी। 20 से 15 का मतलब यही है कि कंज्यूमर्स ने बैक सीट ले लिया, कंज्यूमर्स ने अपनी डिमांड थोड़ी कम कर दी है, इसका मतलब यही होता है। राइट? किसी को और कुछ पूछना है? कुछ पूछना भी हो तो आप, मेरी हर क्लास में आते ही गुड मॉर्निंग के बाद अगला सेंटेंस मेरा हमेशा यही होता है, किसी को लास्ट क्लास का कोई डाउट है? और कभी नहीं होता बच्चों को, क्योंकि पढ़ने का हमें शौक नहीं है, पढ़ते हम है नहीं। पढ़ेंगे हम जब पेपर आएंगे, पेपर है बड़ी दूर नंबर में, आने में वक्त नहीं लगता है, और बच्चा सर पकड़ के बैठ जाता है, मैम मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, इतना कुछ है। अभी से अपनी पढ़ाई को समेटते रहना, अगर सितंबर में रिलैक्स होके पेपर देना। आपको पता है आप रोज पता नहीं कितने घंटे आईजीपी आने वाले हो, मात्र सिर्फ वो इको के 2 घंटों के लिए, अकाउंट्स के 3 घंटे, सिर्फ उस 2-3 घंटे के लिए आप पता नहीं कितने महीने यहाँ आने वाले हो। मेक श्योर कि आपके मंथ्स वेस्ट ना हो। सेल्फ स्टडी साइड बाय साइड करते रहो, ताकि इन सारे एफर्ट्स का आपको अच्छा आउटपुट मिल जाए। पास तो हर बच्चा ही हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से पास होना शुड बी योर टारगेट, ताकि लाइफ आगे थोड़ी ईजी हो जाएगी। क्लियर है? आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच जी।